U56 हिंदी। दिन बाद सुबह 6 बजे जैसे ही दिन और रात का मिलन हुआ, भोर की रोशनी फूट पड़ी। भोर की रोशनी जहर और शव क्यूई को भेदती हुई कब्रों पर फैल गई, लेकिन एक धुंधली राख जैसी चमक उदास और मौत जैसी शांति ले ली। ताओवादी न्यायालय के सभी पक्ष हड़ताल पर चले गए और दमन की अंतिम लड़ाई शुरू कर दी। सब कुछ तैयार था। सबसे पहले अत्यधिक विनाशकारी शक्ति वाले द्वितीय श्रेणी के दर्जनों रूनों को सक्रिय किया गया। उमड़ती हुई आध्यात्मिक शक्ति एक विशाल संहारक शक्ति में परिवर्तित हो गई, जिससे ब्लेड की संरचनाएं बन गईं, आग के गोलों में एकत्रित हो गईं, या पानी के तीरों में बदल गईं, और कब्र के टीलों के शीर्ष की ओर बढ़ने लगीं। कब्र के टीलों पर मौजूद लाशों को रूनों की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सीधे नष्ट कर दिया गया। ज़ॉम्बी के समूहों को ब्लेड से काटा गया, आग से झुलसाया गया, पानी से भिगोया गया और अंततः रून्स की शक्ति से नष्ट कर दिया गया। तभी चलती लाशों की एक बड़ी लहर आगे बढ़ी। यांग जिशान ने अपना हाथ हिलाया और साधकों की एक पंक्ति विभिन्न आध्यात्मिक कलाकृतियों को प्रदर्शित करते हुए बाहर निकली। ये आध्यात्मिक कलाकृतियां सैकड़ों उड़ती तलवारों में परिवर्तित हो गईं, हजारों चांदी की सुइयों में संघनित हो गईं, या आग की लपटों से भरे आकाश को उभार दिया। चलती लाशों की ज्वारीय लहर की ओर मारकाट मचाने लगी। एक एक करके चलती लाशें गिर गईं, आध्यात्मिक कलाकृतियों से छेदित हो गईं या राख में बदल गईं। फिर भी और अधिक आया, ज्वार की तरह। इसके बाद ताओवादी न्यायालय के पक्ष ने फिर से रून्स और आध्यात्मिक कलाकृतियों का एक साथ उपयोग किया। एक के बाद एक चलती लाशों का सफाया कर दिया गया। ताओवादी दरबार का पक्ष, जिसमें अधिकांशतः लंबी परंपराओं और गहन पृष्ठभूमि वाले कुलों या संप्रदायों का समावेश था, लू चेंगडियुन से तुलना करने योग्य नहीं था, जो सत्ता पाने के लिए विवाह करने और दूसरों से चिपके रहने पर निर्भर था। खेल में उनके असली पत्ते कुछ ऐसे नहीं थे जिनका सामना ये ज़ॉम्बी कर सकते थे। आध्यात्मिक कलाकृतियों और रूनों की आड़ में चलती लाशों के झुंड को केवल नष्ट किया जा सकता था। यहां तक कि कुछ लौह शव भी मारे जाने से बच नहीं सके। हालांकि ये अंतिम भंडार अत्यंत कीमती थे और संख्या में सीमित थे, अंततः वे समाप्त हो जाएंगे। 1 घंटे बाद ज़ॉम्बी का एक हिस्सा नष्ट हो गया और दुश्मन की ताकत कमजोर हो गई। अब सामने से हमला करने का समय आ गया था। यांग जिशान ने अपने बगल में मोहुआ की ओर देखा। उसकी नजर कुछ चिंतित थी। मोहुआ ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिश्रित भीड़ के पीछे चलना और वरिष्ठ भाई बहन द्वारा देखभाल किए जाने से सावधानी बरतना कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। यांग जिशान ने आह भरी और फिर आगे की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी और उसने गंभीरता से कहा, मारना। उसके पीछे ताओवादी सैनिकों ने भी अपनी तलवारें उठाईं और चिल्लाए, मारना। ताओवादी सैनिकों के कवच पर स्थित संरचनाएं सक्रिय हो गईं, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और समूहों में एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने लगीं। उनकी आवाजें पहाड़ों और जंगलों में गूंज उठीं और मनोबल आसमान तक पहुंच गया। ताओवादी सैनिक एक समूह में आगे बढ़े और लाशों के समूहों के साथ जोरदार भिड़ंत की, जैसे उबलते तेल में ठंडा पानी। कब्र के टीलों का ऊपरी हिस्सा एक क्षण के लिए जोर से उबल पड़ा। मोहुआ, बाइज़शेंग और बाइज़िक्सी, जो यांग जिशान का पीछा कर रहे थे, ने मुख्य रूप से आत्मसंरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया और लाश की लहर में बह जाने और खुद को मुक्त करने में असमर्थ होने से बचने के लिए लापरवाही से हमला नहीं किया। केवल महत्वपूर्ण क्षणों में ही वे आसपास की लड़ाइयों पर दबाव कम करने के लिए कुछ मंत्रों का प्रयोग करते थे। ये भीषण युद्ध पूरे 1 दिन चला। साधक लगातार घायल हो जाते थे या मारे जाते थे, या उन पर शव विष का हमला होता था, जिससे वे चलते फिरते शव बन जाते थे। इसी प्रकार बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी भी गिरे, जिनमें कुछ लौह शव और बहुत सारी चलती लाशें भी शामिल थीं। लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या अभी भी काफी थी, और लू चेंगयुन अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद यांग जिशान ने मोर्चा संभाला और कब्र के टीलों की गहराई में घुस गया, जहां लू चेंगयुन छिपा हुआ था। अन्य फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर भी यांग जिशान के साथ युद्ध में शामिल हो गए। कब्र के टीलों में जितना अधिक गहराई होती गई, उतना ही अधिक वीरान और भयावह होता गया। लाशों का समूह जितना घना होगा, वहां लौह शव अधिक थे तथा शव विष अधिक भारी था। लेकिन सभी के तरीकों के पूर्ण बल के कारण लाशों की भीड़ उनके सामने टिक नहीं सकी। शाम तक सभी पक्षों की सेनाएं एक अव्यवस्थित कब्रिस्तान में कब्र के टीलों की गहराई में घुस गईं, जहां उन्होंने लू चेंगयुन और उसके पीछे शव राजा को देखा। आसपास के क्षेत्र में दर्जनों लौह सैनिक उसकी सुरक्षा कर रहे थे, और बाहर हजारों की संख्या में चलती लाशें अभी भी अंदर घुसी हुई थीं, जो अपने राजा की रक्षा करती हुई प्रतीत हो रही थीं।
ताओवादी सैनिकों ने अपनी ढालें उठाकर मानव दीवारें बना ली तथा परिधीय चलती लाशों का प्रतिरोध किया। यांग जिशान और अन्य लोगों ने लू चेंगयुन का आमने सामने सामना करना शुरू कर दिया, अंतिम घेराव और दमन की तैयारी कर रहे थे। लू चेंगयुन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। उसने यांग जिशान की ओर ठंडी निगाहों से देखा और भीड़ को देखते हुए आह भरी। ताओवादी न्यायालय के अधीन सैनिकों के लिए यह बुरा नहीं है, इतने सारे ज़ॉम्बी, फिर भी वे आपको रोक नहीं सकते। यांग जिशान ने गहरी आवाज में कहा, लू चेंगयुन, तुम अपनी रस्सी के अंत पर हो। लाश राजा को सौंप दो और अब आत्मसमर्पण करो। लू चेंगयुन ने अपना सिर हिलाया, लाश राजा के साथ मेरे पास अभी भी एक रास्ता है। अगर मैं लाश राजा के सामने आत्मसमर्पण कर देता हूं, तो मेरी मृत्यु निश्चित है। यांग जिशान ने व्यंग्य किया, क्या आप मौत तक लड़ने के लिए दृढ़ हैं? अगर मैं मरते दम तक नहीं लड़ूंगा तो मेरे जीने का रास्ता क्या है? ताओवादी अदालत मुझे जाने नहीं देगी, न ही आप। लू चेंगयुन ने अपनी भौहें उठाईं और अचानक अजीब तरह से कहा, लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। सबकी जांच करते हुए उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि वहां उपस्थित सभी लोगों में से किसने लाशों की खान का रहस्य उजागर किया और मेरे द्वारा बनाई गई संरचना को किसने देखा। कौन मुझे इस स्थिति में धकेल सकता है? किसान एक दूसरे की ओर देखते रहे और चुप रहे। यांग जिशान की निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं और वह अंदर से कुछ चौंक भी गया। मूव हुआ के कार्यों के बारे में लू चेंगयुन को कुछ नहीं पता था। यांग जिशान ने चारों ओर देखा, बाई जिशिंग और बाई जिक्सी को अपने बगल में देखा, जबकि मूव हुआ बिना किसी निशान के गायब हो गया था। क्या वह छुप रहा था? क्या ये छिपाव मुझसे भी छिप सकता है? यांग जिशान मन ही मन आश्चर्यचकित था। किसी को भी स्वीकार न करते देख लू चेंगयुन ने उपहास किया। मैंने तो सोचा था कि यह निश्चित रूप से एक मास्टरमाइंड है, लेकिन यह एक कायर निकला जो अपना चेहरा दिखाता है और अपनी पूंछ छुपाता है। भीड़ में छिपे मो ने जब ये सुना तो उसे घृणा महसूस हुई। ऐसा आक्रामक तरीका बहुत बचकाना था और इससे उनके दिल पर कोई असर नहीं पड़ा। लोगों को अपमानित करने के लिए उन्होंने जो बातें कहीं, वे निश्चित रूप से अधिक क्रोध उत्पन्न करने वाली थीं। यांग जिशान की निगाहें तेज हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, लू चेंगयुन, तुम हमसे कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हें तो बस एक पल की मौखिक संतुष्टि चाहिए। तुम बस इतना ही कर सकते हो। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। चेंगयुन ने अपनी दिव्य इंद्री को मुक्त किया और एक बार फिर भीड़ को स्कैन किया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। उपस्थित साधकों में कुछ ऐसे थे जिनकी साधना गहन थी, कुछ ऐसे थे जिनमें असाधारण दिव्य ज्ञान था, तथा कुछ ऐसे थे जो स्पष्ट रूप से निर्माण में निपुण थे। लेकिन एक भी किसान को वह भयानक और दबावपूर्ण भावना महसूस नहीं हुई। उनमें से कोई भी उस साधक जैसा नहीं था जिसने जाल बुना था और जो लगातार उसके करीब आ रहा था। लू चेंगयुन ने अपना सिर हिलाया। कोई फायदा नहीं, बात यहां तक पहुंच गई है, अब जानने या न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन और मृत्यु की सच्ची लड़ाई के लिए सच्ची ताकत की आवश्यकता होती है, छोटी मोटी चालें महत्वहीन होती हैं। लू चेंगयुन ने यांग जिशान की ओर देखा, उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी दिखाई दे रही थी, और कहा, आप इस लाश राजा को कम आंकते हैं? ये लाश राजा मेरा है, इसे कोई नहीं छीन सकता। आज तुम सबको यहीं दफनाया जाएगा। तुम्हारा मांस और खून लाश राजा के लिए बलि बन जाएगा। इस लाश राजा को अपना असली कायापलट पूरा करने देना ताकि वह बुराई का सच्चा स्वामी, लाशों का राजा बन सके। लू चेंगयुन उत्साहित दिखाई दे रहा था, उसकी आंखों में पागलपन का भाव था। यांग जिशान ने भौहें चढ़ाईं, उसे एक अशुभ संकेत का एहसास हुआ। तभी लू चेंगयुन के पीछे छिपे लाश राजा की आभा अचानक बदल गई, वह रक्तपिपासु और उग्र हो गया। उसकी खुली त्वचा लोहे के नीले रंग से धीरे धीरे हल्के होते हुए गहरे कांसे के रंग में बदल गई। तांबे की लाश। यांग जिशान का दिल कांप उठा। लू चेंगयुन का इरादा लाश राजा को तांबे की लाश में बदलना था। कॉपर कॉप्स पद को दर्शाता है, जबकि कॉप्स किंग स्थिति को दर्शाता है। एक बार जब लाश राजा पूरी तरह से तांबे की लाश में बदल जाएगा, तो उसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और वह मृतकों की एक सेना का नेतृत्व करने में सक्षम हो जाएगा। यहाँ के लोगों के पास उससे निपटने का कोई उपाय नहीं होगा। तांबे के शव राजा के संरक्षण में होने के कारण वे लू चेंगयुन को मारने में भी असमर्थ होंगे। यांग जिशान ने अपना सूर्यास्त भाला निकाला और चिल्लाया, पूरी ताकत से आगे बढ़ो। लू चेंगयुन समेत सभी ज़ॉम्बी को मार डालो।
स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अन्य लोग भी पीछे नहीं हटे और एक साथ लू चेंगयुन पर हमला कर दिया। आधार स्थापना साधकों का लौ शवों से टकराव हुआ। उनकी आध्यात्मिक शक्ति प्रचंड थी और शव क्यूई तीव्र। केवल परिणाम ही पहाड़ों को हिला देने और पत्थरों को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही यांग जिशान लू चेंगयुन की ओर बढ़ा, अर्धरूपांतरित कॉपर कॉपस किंग ने उसका रास्ता रोक दिया। इसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं, इसकी त्वचा कांसे की थी और हड्डियां लोहे की थीं, दांत लंबे थे और उंगलियों के पोरों से गाढ़े गहरे हरे रंग का जहर रिस रहा था। प्रत्येक चाल के साथ एक खराब हवा का झोंका आता था। यांग जिशान अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बावजूद लाश राजा द्वारा दबा दिया गया था। स्थिति को देखते हुए आसपास के कई फाउंडेशन स्थापना साधक सहायता के लिए दौड़े। उनमें एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर गंभीर भाव थे, तथा एक मध्यम आयु वर्ग का किसान था जो अनिच्छुक लग रहा था। कई फाउंडेशन स्थापना साधकों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ा ताकि वे युद्ध में अर्धरूपांतरित कॉपर कॉपस किंग से मुकाबला कर सकें। एक क्षण के लिए तो सभी लोग अचंभित रह गए। यदि उन्होंने लाश राजा को तांबे की लाश में बदलने की अनुमति दे दी तो वे सभी यहां नष्ट हो सकते हैं। दर्जनों बार बातचीत के बाद यांग जिशान के दिल में ठंडक महसूस हुई और उसे पता था कि वे इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, पहले लू चेंगयुन को मार डालो। लू चेंगयुन ने यह सुनकर उपहास किया। क्यूई शोधन ताओवादी सैनिकों के पास उन्हें नियंत्रित करने के लिए चलती लाशें थीं, आधार स्थापना साधकों के पास लौह लाशें थीं, और यांग जिशान के कुछ उच्च लड़ाकू आधार स्थापना को शव राजा द्वारा दबा दिया गया था। वे उसे कैसे मार सकते थे? यांग जिशान की निगाहें और भी ठंडी हो गईं, उसके हाथ में एक लाल चमक चमक उठी। सूर्यास्त भाला आग की लपटों में घिर गया, उसकी शक्ति अद्भुत थी। लू चेंगयुन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। रुको इसे, यांग जिशान चिल्लाया। फिर वह कुछ कदम पीछे हटकर लाश राजा की आक्रमण सीमा से बाहर निकलकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। जैसे ही उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को उत्तेजित किया, उसका क्यूई सागर उमड़ पड़ा और उसे सूर्यास्त भाले में एकीकृत कर दिया। सनसेट स्पीयर आग की लपटों में घिरा हुआ था और भयंकर रूप से जल रहा था। और यांग जिशान के पीछे लपटें इस तरह संघनित हो गईं मानो एक लघु सूर्य में तब्दील हो रही हो। लू चेंगयुन चौंक गया और उसने तुरंत आयरन कॉप्स को यांग जिशान की ओर बढ़ने का आदेश दिया। उसे रोको। आसपास के लौह शव अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए लू चेंगयुन पर आगे बढ़े। लाश राजा भी दहाड़ता हुआ यांग जिशान की ओर बढ़ा। दुबला पतला बूढ़ा आदमी चिल्लाया, नेता यांग की रक्षा करो। फिर उसने कई तांबे के सिक्के निकाले, आध्यात्मिक शक्ति से उन्हें अपनी उंगलियों के बीच फंसाया और उन्हें बाहर फेंक दिया, जिससे लाश राजा के जोड़ों पर चोट लगी। तांबे के सिक्के रस्सियों में बदल गए और लाश राजा को बांध दिया। अधेड़ उम्र के साधक ने आह भरी और अनिच्छा से एक जैद जड़ा और सोने से जड़ा हुआ तहदार पंखा निकाला। उसने उसे आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित किया, कुछ बार हिलाया और हवा की एक दीवार बन गई जो यांग जिशान के बगल की रक्षा कर रही थी। प्रत्येक लहर के साथ पंखे की एक रील टूट जाती थी। आक्रमणकारी लौह शव वायु दीवार के कारण अवरुद्ध हो गए और निकट नहीं आ सके। इस बीच अन्य फाउंडेशन स्थापना साधकों ने भी अपनी चालें चली। कुछ ने आध्यात्मिक कलाकृतियों से लौह शवों को पीछे धकेला, जबकि अन्य ने शव राजा को नियंत्रित करने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया। कुछ क्षण बाद सनसेट स्पीयर कांप उठा। आसपास की सारी लपटें अचानक खींच गईं और भाले में समा गईं। यांग जिशान का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखें चमक उठीं। दुबले पतले बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा, लाश राजा को वश में करो, बाकी सब पीछे हट जाओ। शव राजा के पास के किसान तुरंत पीछे हट गए। अन्य आधार स्थापना साधकों ने शव राजा को स्थिर करने के लिए स्वर्ण ताले, लकड़ी के कारागार और जल जाल जैसी आध्यात्मिक कलाकृतियों का उपयोग किया, जबकि कई आध्यात्मिक साधकों ने उसे मंत्रों से दबा दिया, जिससे वह हिल नहीं सका। यांग जिशान ने अपना भाला क्षैतिज रूप से उठाया, फिर मनुष्य और भाले को एक साथ मिलाकर उसकी ऊर्जा स्वर्ग को भेदती हुई उसने जबरदस्त बल के साथ लाश राजा की छाती की ओर आगे बढ़ाया। शव राजा को स्पर्श करते ही आध्यात्मिक शक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। जब जमीन को एक गहरे गड्ढे में विस्फोट करके गिराया गया तो एक भयंकर गर्जना हुई। चट्टानों में दरारें दूर दूर तक फैली हुई थीं। बिजली के विस्फोट की शॉकवेव ने आसपास के सभी किसानों और लौह शवों को पीछे धकेल दिया। हवा में आग और धूल भर गई। जैसे ही धुआं छंटा, देखने वाले लोग हैरान रह गए। लाश राजा अभी भी मरा नहीं था। महत्वपूर्ण क्षण पर उसने भाले को रोकने के लिए अपनी भुजा का उपयोग किया था।
सूर्यास्त भाले ने उसकी बांह को छेद दिया था। उसकी नोक उसकी छाती को छू रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से छाती को छेदने के लिए पर्याप्त बल नहीं था। यहां तक कि त्वचा भी नहीं फटी थी। लाश राजा का शरीर बुरी तरह से जला हुआ था और बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। इसकी आभा काफी कमजोर हो गई, लेकिन पलक झपकते ही कॉपस क्यूई ठीक होने लगी। कोई घबरा गया। इतना शक्तिशाली शव राजा! यांग जिशान का दिल भी कांप उठा और तुरंत वह चिल्लाया, जल्दी करो, लू चेंगयुन को मारने का यह मौका लो। लाश राजा घायल हो गया था और अस्थायी रूप से स्थिर था। ये जल्दी से लू चेंगयुन को मारने का समय था। अन्यथा एक बार जब लाश राजा ठीक हो जाएगा तो वे फिर से गतिरोध में फंस जाएंगे। सभी साधक भी अपने होश में आ गए और सावधानी को हवा में उड़ाते हुए तलवारें और मंत्र लेकर लू चेंगयुन की ओर बढ़ गए। लू चेंगयुन बहुत चौंक गया। ये किस प्रकार का भाला था? क्या ये सचमुच लाश राजा को दबा सकता है? जब उसने देखा कि लोग उसे मारने आ रहे हैं, लू चेंगयुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन शव राजा के बिना उसकी शक्ति बहुत कम हो गई और वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि वह एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति के तांबे के सिक्कों से स्थिर हो गया और पास के कई फाउंडेशन स्थापना साधकों द्वारा उलझा दिया गया। यांग जिशान सूर्यास्त भाला बाहर निकालना चाहता था, लेकिन इसकी नोक लाश राजा की बाह में मजबूती से फंस गई थी और उसे तुरंत बाहर नहीं निकाला जा सका। उसने दांत पीसते हुए दर्द से सूर्यास्त भाला त्याग दिया और लू चेंगयुन के पीछे जाने के लिए एक साधारण लंबा भाला निकाला। लू चेंगयुन की माउंटेन स्वॉर्ड विधि हालांकि शक्तिशाली है, इतने सारे ताओवादी दरबारी साधकों के सामने वह कुछ हद तक हीन लग रहा था। लौ शव की सहायता से भी वह मुश्किल से टिक पाया। तभी यांग जिशान ने अपना कदम उठाया। सनसेट स्पीयर का प्रयोग करना अत्यंत थका देने वाला था। यांग जिशान का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी सांसें कुछ कमजोर हो गई थीं, लेकिन फिर भी उसने अपने दांतों को भींच लिया और लंबे भाले को लहराया। लू चेंगयुन की चूक को पकड़ लिया और उसकी तलवारबाजी को तोड़ दिया, उसे एक पैर से जमीन पर गिरा दिया। फिर लंबे भाले को ऊपर उठाकर उसने लू चेंगयुन के दिल पर निशाना साधा और जोर से वार किया। यांग जिशान अपने भाले के एक ही वार से लू चेंगयुन को खत्म करना चाहता था, लेकिन वह प्रयास सफल नहीं हुआ। बीच रास्ते में कुछ तांबे के सिक्कों के कारण भाला विक्षेपित हो गया। भाले की दिशा थोड़ी बदल गई, केवल लू चेंगयुन की पसलियों को छूकर और त्वचा की एक परत को खरोंचकर निकल गया। लू चेंगयुन ने मुक्त होने का अवसर लिया और एक बार फिर लौह शव द्वारा संरक्षित किया गया। यांग जिशान गुस्से में था, उसकी निगाहें तलवार की तरह तेज थीं और वह दुबले पतले बूढ़े आदमी से सवाल करने के लिए मुड़ा। बूढ़े वेन, आपका इससे क्या मतलब है? उन तांबे के सिक्कों के बिना उसने लू चेंगयुन को अभी चाकू मारकर मार डाला होता। हालांकि दुबला पतला बूढ़ा आदमी भयभीत लग रहा था। हम उसे मार नहीं सकते। यांग जिशान ने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में पूछा, क्यों नहीं? दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने लाश राजा के बड़े गड्ढे की ओर इशारा किया, जिसकी बांह सूर्यास्त भाले से छेदी गई थी। वह स्थिर था और कांपती आवाज में बोला, इसका खून ये पहले ही पीला सोना बन चुका है। यांग जिशान चौंक गया और जल्दी से देखने लगा। तभी उसने देखा कि भाले से छेदे गए शव राजा के हाथ से खून बह रहा था, जो भाले के साथ रिसकर जमीन पर गिर रहा था। रक्त मूलतः गहरे हरे रंग का था, हालांकि अब यह एक धुंधले और भयानक सुनहरे रंग से रंगा हुआ था। यांग जिशान को अपने दिल में अचानक ठंडक महसूस हुई। एक राक्षसी उत्परिवर्तन, यह इतना तेज कैसे हो सकता है? दुबले पतले बूढ़े आदमी की आवाज में भय भरा था। इसने पहले ही अपनी चेतना विकसित कर ली है। लू चेंगयुन को मारना इसकी बीड़ियां हटाने जैसा होगा, और यह सबसे भयानक बात होगी। संपूर्ण विनाश का वह दृश्य, जिसमें लाश राजा की रक्तरंजित चीख भी थी, एक बार फिर उसके मन में कौंध गया। यांग जिशान का चेहरा भूतिया पीला पड़ गया, उसके दांत भींच गए, उसके दिल में बार बार एक ठंडी सनसनी उठ रही थी। ये सब गणना करके किया गया है। यदि लाश की खान का मामला लीक नहीं हुआ तो लू चेंगयुन अपनी लाश का शोधन जारी रखेगा। पाप बढ़ते जाएंगे और दशकों या यहां तक कि एक सदी के बाद लाश राजा एक ताओवादी दानव में बदल जाएगा। यदि लाश खदान का मामला लीक हो गया तो लू चेंगयुन को ताओवादी न्यायालय द्वारा घेर लिया जाएगा। साधकों और ज़ॉम्बी के बीच बड़े पैमाने पर लड़ाई, मरते हुए साधक, मनुष्यों को खाते हुए ज़ॉम्बी, जीवन और मृत्यु के बीच रक्त क्यूई और शव क्यूई का अभिसरण, इसी तरह शव राजा के परिवर्तन को गति देगा। लू चेंगयुन की मृत्यु ही अंतिम कुंजी है। ये बेड़ियों को खोलने की कुंजी है, लाश राजा को ताओवादी दानव में बदलने की कुंजी है। एक बार लू चेंगयुन मारा गया तो लाश राजा अपने बंधनों से मुक्त हो जाएगा,
तुरंत लाशों का असली राजा बन जाएगा, हजारों लाशों की कमान संभालेगा और एक वास्तविक ताओवादी दानव में बदल जाएगा। कितनी जहरीली योजना है, कितनी गहरी साजिश है। मुख्य बात यह है कि इन घटनाओं का कोई निशान नहीं है, सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो रहा है। और लू चेंगयुन और वहां उपस्थित सभी लोग सभी मोहरे थे। ये तो चेकमेट था। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति को भी यह बात पता चल गई थी, इसलिए वह इतना भयभीत दिख रहा था। अन्य साधकों में से कुछ लोग भी समझ गए थे और उनकी आंखों में अनायास ही निराशा की चमक आ गई थी। यांग जिशान घबराया हुआ और डरा हुआ था, उसका मन अशांत था। हालांकि वह ताओवादी सैनिकों का नेता था, युद्ध में अनुभवी था और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अपने साथ लड़ रहे अपने भाइयों के जीवन और मृत्यु की जिम्मेदारी लेनी थी। स्थिति जितनी अधिक खतरनाक होगी, उतना ही शांत रहना होगा। यांग जिशान ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और कुछ पल सोचने के बाद अपने दांत पीसते हुए कहा, इस समय हम केवल लू चेंगयुन को ही जीवित पकड़ सकते हैं। लू चेंगयुन को पकड़ो और उसका उपयोग लाश राजा को नियंत्रित करने के लिए करो, फिर हम दीर्घकालिक योजनाएं बना सकते हैं। यही एकमात्र रास्ता बचा था। दुबले पतले बूढ़े आदमी को भी यह बात पता थी, लेकिन लू चेंगयुन को मारना एक बात थी, उसे जीवित पकड़ना बिल्कुल दूसरी बात। तभी अचानक एक भयंकर धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। सभी की निगाहें उस ध्वनि पर टिकी रहीं और शव राजा की आभा पुनः जागृत होती हुई दिखाई दी तथा वह धीरे धीरे पुनः खड़ा हो गया। कब्र पहाड़ी की हवा रक्त क्यूई, शव क्यूई, गंदी क्यूई और मृत्यु क्यूई से भरी हुई थी। उसकी चोटें उल्लेखनीय रूप से तेजी से ठीक हो रही थीं। लाश राजा की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। जब उसने अपने हाथ से सूर्यास्त भाला निकाला, उसे एक तरफ फेंक दिया और कुछ चमक के साथ एक बार फिर लू चेंगयुन के पीछे खड़ा हो गया। एक क्षण के लिए किसानों को दुख महसूस हुआ, उनके चेहरों पर निराशा की झलक गहरी हो गई। समर्पित शव राजा को फिर से चुपचाप अपने पीछे खड़ा महसूस करके लू चेंगयुन को बहुत राहत मिली। और जो कुछ अभी अभी घटित हुआ था उसे देखकर लू चेंगयुन को भी समझ आ गया था। उसने यांग जिशान की ओर देखा और एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझे मारने की। ये सही है, तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। यदि आप मुझे मार देंगे तो लाश राजा नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। यदि लाश राजा नियंत्रण से बाहर हो गया तो इसका मतलब है कि दक्षिण यू शहर में सभी चलती लाशें और लोहे की लाशें भी नियंत्रण खो देंगी। लाश राजा एक तांबे की लाश बन जाएगा जो लोहे की लाशों और चलने वाली लाशों का नेतृत्व करेगा। एक भयानक लाश ज्वार का निर्माण करेगा जो शहर का कत्लेआम करेगा, लोगों को मार देगा, लोगों को खा जाएगा और मृतकों को लाश में बदल देगा। ये शव ज्वार धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, पूरे माइनर वाइल्डनेस राज्य सीमा को पार कर जाएगा और आसपास के द्वितीय श्रेणी राज्य सीमाओं तक फैल जाएगा। यह एक आपदा है। ऐसा न होने का कारण क्या है? लू चेंगयुन ने अपनी छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि मैं अभी भी जीवित हूँ। क्योंकि मैं जीवित हूँ, लाश राजा मेरी आज्ञा का पालन करता है और इसलिए उसने इतनी हत्याएं नहीं की हैं। दक्षिण यू शहर के साधक जीवन से चिपके रहने में सक्षम हो गए हैं। संपूर्ण माइनर वाइल्डनेस राज्य सीमा को जीवित नरक से बचा लिया गया है। लू चेंगयुन की आंखें पागलपन से चमक उठीं, उनका स्वर भावुक था जब उन्होंने कहा, ये सब इसलिए है क्योंकि मैं अभी भी जीवित हूँ। मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन एक बार मैं मर जाऊं। लू चेंगयुन के शब्द अचानक रुक गए और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। जब उसने नीचे देखा तो उसकी छाती में तेज उंगलियां चुभ रही थीं। उंगलियों पर ताज़ा खून और गहरे हरे रंग का जहर लगा हुआ था। यांग जिशान, दुबला पतला बूढ़ा आदमी और अन्य सभी साधक सदमे में देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक जोबी ने लू चेंगयुन की लापरवाही का फायदा उठाया और उसके सीने में पंजा मार दिया। और वह मूक हत्यारा जिसने पीछे से अचानक हमला किया था, कोई और नहीं बल्कि स्वयं वफादार कॉपस्किंग था। क्या लाश राजा ने वास्तव में विश्वासघात किया था? राजा ने विश्वासघात किया और चुपके से हमला कर दिया। हर कोई हैरान रह गया। यांग जिशान और अन्य लोगों से भी अधिक हैरान लू चेंगयुन स्वयं था। उसकी छाती ज़ॉम्बी के तीखे पंजों से पहले ही छिद चुकी थी और खून बह रहा था। लाश का जहर खून में मिलकर उसकी नसों में बह रहा था और उसके अंदरूनी अंगों और दिल पर हमला कर रहा था। उसके हाथ और अंग धीरे धीरे निष्क्रिय होते जा रहे थे। उसकी चेतना भी कुछ धुंधली हो गई थी तथा रक्त की लालसा धीरे धीरे उसके निर्णय को धुंधला कर रही थी। कॉपर कॉप्स का कॉप्स जहर भयंकर था और बहुत जल्दी असर करता था।
लू चेंगयुन ने तीव्र दर्द सहन किया और पीछे से हथेली के प्रहार से लाश राजा को पीछे धकेल दिया। लू चेंगयुन की पीठ से खींचे गए शव राजा के पंजों से खून की कई धारें निकल गईं, जो जमीन पर गिरकर धीरे धीरे हरे रंग में बदल गईं। लू चेंगयुन के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने स्टोरेज बैग से विभिन्न बोतलें और जार निकाले, रक्तस्राव रोकने के लिए, शव विष का इलाज करने के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्जीवित करने के लिए। उसने बिना किसी भेदभाव के सभी गोलियां अपने मुंह में ठूस लीं। जो लोग लाशों को परिष्कृत करते हैं, वे लाशों से घिरे होते हैं, वे अक्सर लाश के जहर से दूषित हो जाते हैं और उन्हें लाशों के परिवर्तन से बचना पड़ता है, इसलिए वे हमेशा अपने साथ कई गोलियां रखते हैं। लू चेंगयुन कोई अपवाद नहीं था। गोलियां लेने के बाद उसने अस्थायी रूप से शव विष को दबा दिया और उसका पीला रंग भी थोड़ा सुधर गया। इस बीच लाश राजा 3 झांक दूर चुप और गतिहीन खड़ा रहा, फिर भी पूरी तरह से वफादार दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि यह वह नहीं था जिसने अभी अभी गुप्त हमला किया था। लू चेंगयुन ने लाश राजा को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह अभी भी उसके नियंत्रण में था और उसमें कोई असामान्यता नहीं थी। लेकिन कुछ क्षण पहले लाश राजा के हाथों लगभग मर जाने के बाद भी यदि वह सोचता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है, तो वह पागल हो गया है। भयभीत और क्रोधित होकर लू चेंगयुन ने चारों ओर देखा और दहाड़ा, मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करे ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। मेरे शव राजा पर किसने नियंत्रण कर लिया है? यांग जिशान और अन्य सभी ने अपने भाव बदल दिए। क्या कोई और लाश राजा को नियंत्रित कर सकता है? क्या ये व्यक्ति लाश राजा को नियंत्रित कर सकता है और गुप्त रूप से लू चेंगयुन पर हमला कर सकता है? ये व्यक्ति कौन था? क्या ये पर्दे के पीछे का काला हाथ हो सकता है, जो ताओवादी दानव को पोषित कर रहा है? सभी साधकों ने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए, अपनी आध्यात्मिक कलाओं को सक्रिय कर लिया, मंत्रों का जाप किया और सतर्क भाव से चारों ओर देखने लगे। फिर भी उनकी पीठ से ठंडा पसीना रिसने से नहीं रुक रहा था। लेकिन आसपास का वातावरण वीरान था। किसी ने जवाब नहीं दिया। वहां केवल किसानों की दबी हुई सांसें और लाशों की धीमी गड़गड़ाहट थी। लू चेंगयुन का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन उसके दिल में एक गहरी ठंडक बैठ गई। लाश राजा मेरा है, केवल मैं और केवल मैं ही इसे नियंत्रित कर सकता हूं। इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो इसे आदेश दे सकता है, वह केवल मैं ही हो सकता हूं। लेकिन क्यों? लाश राजा ने अकेले ही ऐसा क्यों किया और उस पर हमला क्यों किया? लू चेंगयुन की आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था और वह गहरी भौहें चढ़ा रहा था। उसके अलावा शव राजा को और कौन आदेश दे सकता था? एकमात्र व्यक्ति जिसने लाश राजा के साथ छेड़छाड़ की थी, वह झांग क्वान था। लेकिन झांग क्वान उसके हाथों मारा जा चुका था और उसका शरीर एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका था। पिछली लड़ाई में उसने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी और ताओवादी सैनिकों ने उसे मार डाला था, जिससे उसका कोई अवशेष नहीं बचा था। झांग क्वान के अलावा और कौन हो सकता है? और किस तरह से उन्होंने लाश राजा पर नियंत्रण कर लिया था? लू चेंगयुन के विचार मंथन में उलझे रहे, लेकिन वह ये नहीं समझ सका कि कौन उसकी नाक के नीचे और उसके और झांग क्वान के अनजाने में उसके आध्यात्मिक धुरी दुष्ट संरचना और झांग क्वान की लाश नियंत्रण तकनीकों को दरकिनार कर लाश राजा को गुप्त रूप से आदेश दे सकता है। आध्यात्मिक धुरी बुराई गठन। लू चेंगयुन को अपने दिल में एक झटका महसूस हुआ और उसने जल्दी से लाश राजा की छाती की ओर देखा। लेकिन उसने देखा कि लाश राजा की छाती पर रक्त रंग की दुष्ट संरचना के चारों ओर हल्के नीले रंग के पैटर्न उभर रहे थे। ये सभी पैटर्न लू चेंगयुन के लिए बहुत परिचित थे। ये दुष्ट पैटर्न के समान थे, फिर भी सार रूप में स्पष्ट रूप से भिन्न थे। धार्मिक रहस्यमय गहन। लू चेंगयुन ने तेज सांस ली। आध्यात्मिक धुरी गठन। आध्यात्मिक शक्ति एक धुरी के रूप में, जिसका मूल स्पष्ट और शुद्ध है। ये वास्तव में सच्चा आध्यात्मिक धुरी परम गठन था, जो गठन रहस्यों की गहरी समझ से उत्पन्न हुआ था, आध्यात्मिक शक्ति और अत्यंत ईमानदारी के साथ तैयार किया गया था। लू चेंगयुन की आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं। क्या वास्तव में इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सच्चा आध्यात्मिक धुरी परम गठन स्थापित करने में सक्षम हो, और इसके अलावा अपने स्वयं के आध्यात्मिक धुरी बुराई गठन को अधिलेखित करने के लिए इस तरह के एक प्रामाणिक आध्यात्मिक धुरी परम गठन का उपयोग करना? नहीं, यह असंभव है। असहनीय घुटने के दर्द से जूझ रहे हैं? सिर्फ इसे आजमाएं। अल्फा पेन रिलीफ ऑयल। लू चेंगयुन खोया हुआ लग रहा था और धीरे से बुदबुदाया। अचानक उसके मन में एक चौंकाने वाली अटकल उठी। लघु गुप्त आत्मा संप्रदाय। ये लघु गुप्त आत्मा संप्रदाय था।
मैंने अपने गुरु और पूर्वजों को धोखा दिया, जिससे मेरे संप्रदाय का पतन हो गया। मैंने हिडन स्पिरिट संप्रदाय की वंशावली को नष्ट कर दिया, और यहाँ तक कि ज़ोंबी को परिष्कृत करने के लिए पिछले संप्रदाय के नेताओं और बुजुर्गों की लाशों को चुराकर संप्रदाय की कब्र को भी अपवित्र कर दिया। यह अवश्य ही वे लोग होंगे, पूर्वजों को इसकी जानकारी होगी और वे मुझसे मांग कर रहे होंगे कि मैं अपने खून का कर्ज खून से चुकाऊं। हाँ, आध्यात्मिक धुरी संरचना, लघु गुप्त आत्मा संप्रदाय की अंतिम तकनीक केवल मेरे संप्रदाय के पूर्वजों द्वारा ही सीखी जा सकती है। ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। लू चेंगयुन ने घबराहट में चारों ओर देखा और स्वर्ग की कसम खाकर बोला, सम्माननीय पूर्ववर्तियों, मैंने हिडन स्पिरिट सेक्ट के एक शिष्य के रूप में मेरी पिछली स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे यह एक जीवन बख्श दीजिए। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं मजबूर था। मेरे गुरु, जो दिखने में बहुत सम्माननीय थे, हमेशा फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने की बात करते थे, लेकिन उन्होंने हमें केवल सही चीजें सिखाई, जिससे हमें सीखने और अभ्यास करने में अपना समय बर्बाद करना पड़ा। उसने लालच के कारण आध्यात्मिक धुरी संरचना को स्वार्थवश अपने पास ही रखा। मैंने उससे बहुत देर तक विनती की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया, इसलिए मेरे पास उसे मारने और इस फॉर्मेशन को प्राप्त करने का रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे इरादे सच्चे थे, मैंने ये सब माइनर हिडन स्पिरिट सेक्ट की विरासत के लिए किया था। ये प्रशिक्षण मेरे गुरु के हाथों में स्वर्ग के सामने फेंका गया मोती था, स्वर्ग के उपहारों की बर्बादी। केवल मैं ही इसे सीख सकता था और दुनिया के लाभ के लिए इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकता था। तभी विश्व लघु गुप्त आत्मा संप्रदाय की संरचनाओं की उत्कृष्ट कला की सराहना कर सकेगा। तभी यांग जिशान और अन्य लोगों को छिपी हुई कहानी का पता चला। लू चेंगयुन की और उनकी निगाहें तिरस्कार से भर गईं। अपने गुरु और पूर्वजों के साथ विश्वासघात करना, विरासत की चोरी करना, संप्रदाय की कब्र को अपवित्र करना, पैतृक गुरु के प्रति अनादर दिखाना, ये सभी साधना जगत में प्रमुख वर्जित थे। लू चेंगयुन ऐसा आदमी मौत के अलावा किसी और चीज का हकदार नहीं था। लाश राजा गतिहीन रहा, लेकिन ठीक उसी समय लू चेंगयुन के बगल में 2 लौह शवों ने अचानक हमला कर दिया। उनके पंजे तलवार की तरह तीखे थे, एक बाएं से दाएं लू चेंगयुन के सिर की ओर वार कर रहा था, दूसरा दाएं से बाएं सीधे लू चेंगयुन के दिल पर निशाना साध रहा था। युद्धाभ्यास क्रूर था और समय सटीक था। इस समय लू चेंगयुन का पूरा ध्यान शव राजा की छाती पर स्थित आत्मा धुरी संरचना पर केंद्रित था। अपराधबोध और भय से ग्रस्त वह स्वर्ग में पश्चाताप कर रहा था, इसलिए वह कुछ हद तक अचंभित था। हालांकि लौह शव की ताकत अर्धकांस्य शव परिवर्तन से गुजरे शव राजा की ताकत से कमतर थी। उसकी चाल भी थोड़ी धीमी थी, जिससे लू चेंगयुन को बच निकलने का मौका मिल गया। खतरे को भांपते हुए वह तुरंत एक ओर हट गया, अपने हृदय की रेखा पर निशाना साधे गए पंजे से बचता हुआ, और फिर गर्दन पर निशाना साधे गए पंजे से बचने के लिए अपना सिर झुका लिया। फिर भी उसके बालों का जूड़ा अभी भी कटा हुआ था। लू चेंगयुन अपने बिखरे बालों के साथ दयनीय स्थिति में था। उसने भय से भरे चेहरे के साथ 2 लौह शवों को देखा और लगातार पीछे हटते हुए विनती की, बड़े लोगों, मेरी जान बख्श दो। ये दोनों लौह शव वास्तव में अपने पिछले जन्मों में लघु गुप्त आत्मा संप्रदाय के बुजुर्ग थे। मृत्यु के बाद लू चेंगयुन ने उनकी कब्रें खोदकर उन्हें लाश में बदल दिया, ये सोचकर कि यह लघु गुप्त आत्मा संप्रदाय के पूर्वज थे जो उसकी जान लेने आए थे। लू चेंगयुन बुरी तरह डर गया। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अंधेरे में कहीं उसे एक दिव्य अनुभूति हुई जो लाश राजा को केंद्र बनाकर 2 लोहे की लाशों को खींच रही थी। ये दिव्य अनुभूति गहन, मायावी थी तथा इसमें परिचय का आभास था। कोई शरारत कर रहा है, मुझे मारने का मौका ढूंढ रहा है। लू चेंगयुन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने इस दिव्य अनुभूति को पहचाना और फिर एक भयंकर नजर से अचानक तलवार क्यूई का एक विस्फोट किया, जिसका निशाना सीधे यांग जिशान के बगल वाली खुली जगह पर था। तलवार क्यूई जमीन पर वार करने वाली थी। मुए थाई क्वींस, 10 फाइटर्स हु टर्न हेड्स और विन फाइट्स। ब्रेनबेरीज। अचानक एक सफेद वस्त्रधारी युवक एक लंबा भाला लिए प्रकट हुआ। वह भाले को क्षैतिज स्थिति में रखे खड़ा था, उसकी आभा हमले को रोकने और तलवार क्यू को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रही थी। सफेद वस्त्र पहने ये युवक कोई और नहीं बल्कि बाई ज़िशिंग था। लू चेंगयुन अंदर से घबरा गया। एकमात्र क्यूई शोधन साधक ने उसकी तलवार के प्रहार को रोक दिया था, जो एक आधार निर्माण साधक का प्रहार था। जब बाई ज़िशिंग पीछे हटा तो उसके पीछे एक छोटी सी आकृति भी दिखाई दी।
चित्र की तरह परिष्कृत आकृतियां और तारों की रोशनी की तरह चमकदार आंखें। यह मोह हुआ था। लू चेंगयुन स्तब्ध रह गया और फिर उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। तुम मर तो नहीं गए? मोह हुआ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। लू चेंगयुन की आंखें चमक उठी और फिर उसका चेहरा कांप उठा और वह अविश्वास से बोला, क्या आप ये बन सकते हो? तुमने मेरे लाश राजा पर नियंत्रण कर लिया है। ये सुनकर यांग जिशान सहित सभी लोग चौंक गए। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं जब उन्होंने मोहुआ को देखा। लेकिन मोहुआ ने अपना सिर हिलाया और उसे सही किया, तुम्हारा लाश राजा नहीं। फिर उसके हाथ की पकड़ से शव राजा की छाती पर बने संरचना पैटर्न अचानक चमक उठे तथा हल्के नीले रंग के आध्यात्मिक धागे फैल गए, जो धीरे धीरे शव राजा के पूरे शरीर पर फैल गए। अब यह मेरा लाश राजा है। लू चेंगयुन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। नहीं। उसने तुरंत अपने सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर दिया तथा अपनी पूरी शक्ति से स्पिरिट पिवट ईविल फॉर्मेशन को सक्रिय करके लाश राजा पर नियंत्रण पाने के लिए बेताब हो गया। लाश राजा की छाती पर खूनी संरचना पैटर्न उभर आए। लाल दुष्ट शक्ति रक्त के धागों की तरह बाहर की ओर फैलने लगी, हल्के नीले आध्यात्मिक धागों के साथ उलझने लगी, एक दूसरे से लगातार लड़ने और बुझाने लगी। लाल और नीले तारों के बीच फंसा हुआ लाश राजा भयंकर गर्जना करते हुए आगे पीछे संघर्ष कर रहा था। इसकी छाती पर संरचना पैटर्न के दो विपरीत रंग, अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधेरा, बारी बारी से दिखाई देते थे। क्षण भर में ही रक्त के धागे आध्यात्मिक धागों द्वारा दबा दिए गए तथा क्रमशः टूटकर बिखर गए। शव राजा की छाती पर स्थित दुष्ट संरचना भी धीरे धीरे मंद हो गई। लू चेंगयुन को ठंडा पसीना आ गया, उसे अपनी दिव्य इंद्रिय क्षीण होती महसूस हुई। स्पिरिट पिवट ईविल फॉर्मेशन के सक्रिय होने से उत्पन्न ईविल पावर रक्त सूत्र भी क्षीण हो गए। इस बीच आध्यात्मिक शक्ति के धागे निरंतर प्रवाहित होते रहे, जो प्रचुर दिव्य इंद्रिय शक्ति से परिपूर्ण थे। लू चेंगयुन को लगा कि यह अकल्पनीय है। उसे एक भयानक सत्य का एहसास हुआ। मोह हुआ, वह छोटा शैतान, न केवल स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन में निपुण था, बल्कि फॉर्मेशन में उसकी निपुणता उससे कहीं अधिक थी, और यहां तक कि उसकी दिव्य इंद्रिय भी अत्यधिक शक्तिशाली थी। ये कैसे संभव हो सकता है? वह अभी क्यूई शोधन के 8वें स्तर पर था। अपने लाश राजा को धीरे धीरे अपनी पकड़ से फिसलते हुए देखकर लू चेंगयुन को दिल का दर्द और डर दोनों महसूस हुआ। उसने मोहुआ को घूरते हुए और दांत पीसते हुए पूछा, आपने स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन कब सीखा? मोहुआ ने अभी भी लाश राजा को नियंत्रित करते हुए एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया, क्या आपने मुझे नहीं सिखाया? लू चेंगयुन अचंभित रह गया। मोहुआ ने मासूमियत से कहा, क्या तुम भूल गए? स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन चार्ट मुझे तुमने ही दिखाया था। तुमने इसे मेरे सामने कई बार बनाया भी था और मैंने बस इसे देखकर ही सीखा था। लू चेंगयुन ने अविश्वास से दहाड़ते हुए कहा, असंभव, असंभव। उसकी अभिव्यक्ति पागलपन की हद तक थी। ये स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन है, जो शीर्ष 12 पैटर्न अल्टीमेट फॉर्मेशन में से एक है। मैंने लगभग 100 साल दिन रात इसके अध्ययन में डूबे हुए अंतहीन कष्ट सहते हुए बिताए, और मुझे इस संरचना को सीखने के लिए मानव रक्त में डूबी मानव हड्डियों से मानव त्वचा पर चित्र बनाते हुए दुष्ट दाव की विधियों का उपयोग करना पड़ा। और तुमने इसे बस कुछ बार देखकर ही सीख लिया। यह असंभव है। लू चेंगयुन की आंखें लाल हो गईं, उसका मन विचलित हो गया। यहां तक कि उसके ताओवादी हृदय में भी दरार पड़ने के संकेत दिखाई देने लगे। मोहुआ ने तुरंत बाई जिशेन की ओर देखा। बाई जिशेन तुरंत समझ गया और एक झटके के साथ उसका भाला हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ा और सीधे लू चेंगयुन की छाती पर निशाना साधा। क्योंकि लाश राजा नियंत्रण में था, इसलिए आसपास की लौह लाशें गतिहीन थीं। लू चेंगयुन का ताओवादी हृदय विचलित हो गया, उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो गईं। वह बाई जिशेन के हमले से पूरी तरह अनजान था और भाले से उसकी छाती में चोट लग गई। लेकिन बाई जिशेन आखिरकार क्यूई शोधन के स्तर पर था, जबकि लू चेंगयुन के पास फाउंडेशन स्थापना का स्तर था। भाले का वार तेज था, फिर भी ये केवल लू चेंगयुन की त्वचा की सतह को ही तोड़ पाया और अंदर तक नहीं पहुंच पाया। उसे मारना तो दूर की बात थी। लू चेंगयुन ने मुंह में ताज़ा खून थूक दिया। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन जल्दी ही होश में आ गया। उसे भागना ही होगा। उसका एक समय का विश्वसनीय लाश राजा अब किसी और का होने वाला था। यदि वह अभी नहीं भागा तो सचमुच यहीं उसकी मौत हो सकती है। लू चेंगयुन ने पीछे हटते समय बाई जिशेन के भाले को चकमा देते हुए अपनी चाल तकनीक का इस्तेमाल किया।
यद्यपि बाइज़शेन केवल क्यूई शोधन के स्तर पर था, उसकी साधना गहन थी और उसका ताओवादी कौशल तीव्र था। लू चेंगयुन गंभीर रूप से घायल था और दुर्जय दुश्मनों से घिरा हुआ था, और लाश राजा विश्वासघात के कगार पर था। उसका पीछा केवल बाइज़शेन ही कर सकता था, जो गतिहीन लौह लाशों के बीच लकड़ी के खंभे की तरह भाग रहा था। आसपास के किसान स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं थे और कुछ समय के लिए वे इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि क्या करें। यांग जिशान की अभिव्यक्ति भी थोड़ी गहरी हो गई। वह भी उलझन में पड़ गया। लाश राजा को गुप्त रूप से नियंत्रित करने वाला व्यक्ति महुआ निकला। ये युवा किसान, पर्दे के पीछे का काला हाथ, वह जिसने ताओवादी दानव बनाने के अनुष्ठान की व्यवस्था की थी। वह कैसे संभव है? लेकिन यदि वह नहीं था, तो उसने लू चेंगयुन को कैसे पराजित किया और लाश राजा के विश्वासघात का कारण कैसे बना? आखिर उसकी पहचान क्या है? एक धर्मी दाव के प्रतिष्ठित व्यक्ति का शिष्य या एक दानव पद का संत उत्तराधिकारी? यांग जिशान के दिल में धीरे धीरे ठंडक छाने लगी, उसकी अभिव्यक्ति अधिक संकोचपूर्ण होती गई। इस बीच लू चेंगयुन अभी भी भाग रहा था। उसकी चाल ढाल भी अच्छी थी और कुछ देर तक बाइज़शेन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। एक क्षण के लिए स्थिति गतिरोध में बदल गई। तभी लू चेंगयुन के पीछे एक तीव्र यिन ऊर्जा उमड़ पड़ी। लाश राजा, जिसकी छाती पूरी तरह से हल्के नीले रंग की आत्माधुरी संरचना पैटर्न के आकार में बदल गई थी, अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। उसके पंजे हवा की तरह थे, जो लू चेंगयुन की गर्दन के पीछे से जकड़े हुए थे। उसके तीखे नाखूनों ने लू चेंगयुन को मजबूती से जकड़ लिया। लू चेंगयुन के चेहरे पर घबराहट के भाव थे, वह संघर्ष कर रहा था, मुक्त होने में असमर्थ था। लाश राजा ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था। नहीं, ये वह था जिसने लाश राजा पर नियंत्रण खो दिया था। लाश राजा पूरी तरह से महुआ के नियंत्रण में था। महुआ ने लाश राजा को लू चेंगयुन को पकड़ने का आदेश देने के बाद तुरंत कहा, बड़े भाई, उसे मार डालो। जैसे ही बाइज़शेन कुछ करने वाला था, यांग जिशान को होश आया। उसके चेहरे पर सदमे का भाव था और उसने जल्दी से कहा, नहीं। क्षीण वृद्ध व्यक्ति ने भी आग्रहपूर्वक कहा, मत मारो। बाइज़शेन एक पल के लिए हिचकिचाया, महुआ की ओर देखा। महुआ की निगाहें बर्फीली हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, मारना। ताओवादी दरबार के साधकों और महुआ के बीच फंसे बाइज़शेन ने निश्चित रूप से अपने कनिष्ठ भाई की बात सुनी। लू चेंगयुन को लाश राजा द्वारा बंद कर दिया गया था और अवसर दुर्लभ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा और भाले से विद्रोही लू चेंगयुन को भेद देगा। बाइज़शेन ने अपना भाला चलाया, उसकी आभा ऊपर की ओर उठ रही थी। उसे रोको, साम्राज्य पर अधिक अनुभव प्राप्त करें। यांग जिशान ने बाइज़शेन को रोकने के लिए आगे बढ़ने से पहले कहा। स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं थी और लू चेंगयुन मर नहीं सकता था। यदि वह अब मर गया और लाश राजा ने नियंत्रण खो दिया, तो ताओवादी दानव पुनर्जीवित हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्षीण वृद्ध व्यक्ति ने एक तांबे का सिक्का निकाला, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उसके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। यांग जिशान, जो उसके बगल में था, भी वहीं रुक गया, उसकी आंखें सुस्त हो गईं। उनके सामने बाइज़शेन की आभा बढ़ती जा रही थी, उसके चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो रहा था, साथ ही ड्रैगन की दहाड़ की ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। उसके लंबे भाले पर एक विस्मयकारी और राजसी नीला ड्रैगन प्रेत भी बना हुआ था। ड्रैगन, क्षीण वृद्ध व्यक्ति ने कांपती हुई आवाज में कहा, ड्रैगन भाला लौटाने की तकनीक। सबने सुना और उनके चेहरे बदल गए। ड्रैगन की तकनीक, कियान राज्य के उस सहस्राब्दी महान कबीले बाय परिवार से नीला ड्रैगन प्रेत की शक्ति और कियान राज्य के बाय परिवार के प्रभाव के कारण उन फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों में एक प्रकार का भय व्याप्त हो गया, जिससे वे पूरी तरह से भ्रमित हो गए। महुआ ने भी आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। बाइज़शेन, सफेद कपड़े पहने, तलवार की तरह तेज निगाहों वाले, और उनके चारों ओर नीला ड्रैगन प्रेत घूमते हुए राजसी और बहादुर दिखाई दे रहे थे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका छोटा भाई इतना सुंदर दिखेगा। और जब रिटर्निंग ड्रैगन स्पीयर की शक्ति पूरी तरह से एकत्रित हो गई, तो बाइज़शेन की आध्यात्मिक शक्ति उसके चारों ओर उमड़ पड़ी। फिर सचमुच मनुष्य और भाले का विलय हो गया। भाले का वार एक अजगर की तरह था, और एक भेदी अजगर की दहाड़ के साथ वो एक अजगर की छाया में बदल गया, आगे की ओर बढ़ता हुआ। ये भाला प्रहार बाइज़शेन की सारी आध्यात्मिक शक्ति को लगभग समाप्त कर देने वाला भयानक रूप से शक्तिशाली था। लू चेंगयुन की आंखों में, जो अत्यधिक भय से भरी हुई थी, भाला उसकी छाती में घुस गया।
ड्रैगन की शक्ति से युक्त आध्यात्मिक शक्ति ने उसके शिरोबिंदुओं और अंगों को कंपनित कर दिया, जिससे लू चेंगयुन की जीवन शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई, जब तक कि वह पूरी तरह से बुझ नहीं गई। माइनर हिडन स्पिरिट संप्रदाय का गद्दार, दक्षिण यू शहर के लू परिवार के मुखिया, हत्याओं के पीछे का मास्टरमाइंड, शव शोधन के लिए व्यवस्थाएं स्थापित करने और शव खदान का निर्माण करने वाला, इस प्रकार मारा गया। पूरा कब्रिस्तान शांत हो गया। दर्जनों लौह शव, हजारों चलती लाशें, उनकी ऊर्जा क्षीण हो गई, गतिहीन। दर्जनों सांसों के बाद और कोई विसंगति न होने पर यांग जिशान ने अंततः राहत की सांस ली। मो हुआ के प्रकट होने के बाद से लगातार चौंकाने वाली घटनाएं घट रही हैं। 2 घंटे से भी कम समय में उसका दिल कई बार धड़क चुका था। लू चेंगयुन की मृत्यु हो गई और लाशें गतिहीन हो गईं। यह अच्छी खबर थी। रिटर्निंग ड्रैगन स्पीयर को सक्रिय करने और लू चेंगयुन को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद बाई जिशिंग भी थोड़ा थका हुआ लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वह बहुत उत्साहित और कुछ हद तक गर्वित दिख रहा था। बाई जिक्सी थोड़ा असहाय अपना सिर हिलाया और फीनिक्स पैटर्न स्टोरेज बैग से एक गोली निकाली, इसे बाई जिशिंग को सौंप दिया और उसे इसे लेने और आराम करने का निर्देश दिया। पास खड़े मो हुआ के चेहरे पर शांति थी, लेकिन अचानक उसकी भौहें तन गईं। यांग जिशान हिचकिचा रहा था और मो हुआ से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। शांत कब्रिस्तान में अचानक कुतरने की आवाज आई। ये शोर अजीब और भयावह था। समूह ने ध्वनि का अनुसरण किया और एक भयावह दृश्य देखा। लू चेंगयुन, जिसे बाई जिशिंग ने मार डाला था, को लाश राजा द्वारा खाया जा रहा था। पकड़े जाने के डर से लाश राजा ने जल्दी जल्दी बड़े बड़े निवाले खाए और उनका स्वाद लिया। कुछ ही देर में उसने लू चेंगयुन को पूरा निगल लिया। उसका मुंह और छाती खून और मांस से लथपथ थे। उसकी आंखों में लाल रंग अधिक तीव्र हो गया तथा लाल रंग के भीतर गहरा सुनहरा रंग अधिक स्पष्ट हो गया। क्षीण वृद्ध व्यक्ति पीला पड़ गया और कांपती हुई आवाज में बोला, लाश राजा अपने स्वामी को खा रहा है। क्या ये ताओवादी दानव का जागरण है? हर कोई चौंक गया। उनके दिलों में बहुत डर पैदा हो गया। उसी समय शव राजा की आभा अचानक भयानक हो गई और उसके भीतर ताओवादी अर्थ का एक संकेत धुंधला और टेढ़ा मेढ़ा सा दिखाई देने लगा। यांग जिशान तेजी से चिल्लाया, सब लोग अपनी पूरी ताकत से हमला करो, इसे पूरी तरह जागने से पहले ही मार डालो। नींव निर्माण साधकों की आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि हुई। चाहे वह मंत्र हो, आध्यात्मिक कलाकृतियां हो या रून हो, हर विधि का पूरी तरह से उपयोग किया गया ताकि शव पाप को जड़ से समाप्त किया जा सके। कब्रिस्तान के ऊपर फाउंडेशन बिल्डिंग की आध्यात्मिक शक्ति के विभिन्न रंग आपस में गुथे हुए थे, जिससे एक विशाल वातावरण का निर्माण हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये हमले लाश राजा पर हमला करने वाले थे, उन्हें लौह लाशों ने रोक दिया। लौह शव अथक और मृत्यु से निडर शव राजा की रक्षा कर रहे थे। पहले शांत पड़ी लाशों की भीड़ एक बार फिर अराजकता में बदल गई। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे दहाड़ते हुए किसानों की ओर बेतहाशा बढ़ गए, मानो वे किसी को भी अपने राजा को अपमानित करने की अनुमति नहीं दे रहे हों। क्षण भर में ही कब्रों का पहाड़ जीवन और मृत्यु के भीषण संघर्ष में उतर गया। बाई जिशिंग अपने लंबे भाले को पकड़कर फिर से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन बाई जिक्सी ने उससे रोक दिया। बाई जिक्सी ने बाई जिशिंग को मो हुआ के पास लाया, दोनों के सामने खड़ी हो गई और अपनी नाजुक उंगलियों से तलवार की तकनीक बनाई, जिससे चमकदार सफेद लपटों के साथ तलवार की रोशनी की धाराएं बनी, जिससे उन तीनों की रक्षा हुई। तलवार की रोशनी के संपर्क में आने वाले ज़ोंबी सफेद लपटों से जल गए। मो हुआ ने दूर से लाश राजा को देखा। शव राजा की आभा धीरे धीरे मजबूत होती गई और उसके शरीर पर मूल ताओवादी अर्थ भी धीरे धीरे गहरा होता गया। मो हुआ की निगाहें तेज हो गईं और फिर उसने अपने पैरों के नीचे एक मोटी पृथ्वी की आकृति बना ली और ध्यान करना शुरू कर दिया। अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से किसी चीज के साथ संवाद करने लगा। नींव निर्माण करने वाले साधकों के समूह शव राजा की ओर बढ़े। फिर भी बार बार उन्हें लौह सेना द्वारा रोका गया। यांग जिशान का चेहरा पीला पड़ गया था, उसका दिल चिंता से जल रहा था। एम्पायर पर विशेष सामग्री पड़े। लाश राजा धीरे धीरे जाग रहा था और ताओवादी दानव में बदल रहा था। यदि लाश राजा को नहीं मारा गया तो सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। यहां तक कि माइनर वाइल्डनेस राज्य सीमा पर भी संकट आ जाएगा। यांग जिशान ने सूर्यास्त भाला उठाया, एक आत्मा को पुनर्जीवित करने वाली गोली खा ली और फिर एक बड़ी पुनर्स्थापना गोली ले ली, जिससे सूर्यास्त भाले को पुनः सक्रिय करने के लिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई। ये भाला प्रहार भी उतना ही विस्मयकारी था।
आग की रोशनी सघन हो गई और भाला सूर्य की तरह चमक उठा। यांग जिशान लाश राजा तक पहुंचने में असमर्थ अपनी पूरी ताकत लगा दी और लंबे भाले को फेंक दिया, जिससे वह एक ज्वलंत धूमकेतु में बदल गया जो लाश राजा की ओर प्रहार कर रहा था। लेकिन इस भाले को भी एक लौह शव के भौतिक बलिदान द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, और यद्यपि यह शव राजा तक पहुंच गया, इसे राजा ने एक हाथ में पकड़ लिया। लाश राजा ने सूर्यास्त भाले को घुमाया जिससे उसका मांस तुरंत कांस्य रंग में बदल गया। फिर लाश राजा ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। लाश क्यों ही ऊपर उठ गई जिससे सूर्य और आकाश छिप गए। क्षितिज हल्के से रक्त लाल चमक रहा था। ये गर्जना आदेश के समान थी। इस समय न केवल कब्रिस्तान की संपूर्णता बल्कि खदान और यहाँ तक कि दक्षिण यू शहर की पूरी सीमा, सभी लाशें मानो आदेश सुनकर लाश राजा की ओर एकत्रित हो गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने सम्राट की पूजा कर रहे हैं। यांग जिशान को ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। सभी किसानों के सिर में भय से झंझनाहट हो रही थी। कई चेहरों पर निराशा झलक रही थी। दुबले पतले बूढ़े आदमी ने कहा, नेता यांग, पहले आगे बढ़ने का कोई रास्ता सोचो। हम जितना बचा सकते हैं बचाओ। यांग जिशान ने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और असहाय होकर कहा, ठीक है। लेकिन वह ये भी जानता था कि कॉपस टाइड के कॉपस किंग के आदेश के तहत भले ही वे भाग गए, वे बच नहीं सकते थे। ये बचने की बहुत कम संभावना थी, लेकिन भागने की कोशिश किए बिना कोई संभावना नहीं थी। ताओवादी सैनिकों की आड़ में साधक पीछे हट गए, जबकि मुहुआ अभी भी वहीं खड़ा था। ये देखकर यांग जिशान तुरंत चिल्लाया, जूनियर भाई। वह मुहुआ को भागने के लिए कहना चाहता था, लेकिन इस संक्षिप्त क्षण में मुहुआ पहले से ही लौह लाशों से घिरा हुआ था। यांग जिशान कोशिश करने पर भी उसे बचा नहीं सका। यांग जिशान बहुत जल्दी में था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उसे स्तब्ध कर दिया। उसने देखा कि लौह सेना ने केवल मुहुआ को घेर रखा था, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। बाय जिक्सी मुहुआ और बाय जिशेन के सामने खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी कुछ गंभीरता थी। उसी समय मुहुआ ने अपनी आंखें खोली और अपने छोटे भाई और बहन को पीछे छोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही मुहुआ आगे बढ़ा, आयरन कॉप्स ने आतंक के संकेत दिखाए और सामूहिक रूप से पीछे हट गए। उनकी प्रवृत्ति में भय था, प्रभुत्व में होने का भय। लाश राजा उनका सम्राट था, और अब लू चेंगयुन मर चुका था। मुहुआ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो लाश राजा, उनके सम्राट के सम्राट को नियंत्रित कर सकता था। लाशों का झुंड कुछ हद तक शांत हो गया। किसानों को सांस लेने का एक क्षण मिला। फिर भी लाशों के समुद्र के पार लाश राजा की शाही और क्रूर निगाहें मुहुआ पर टिकी हुई थीं। यह अभी तक ताओवादी दानव में परिवर्तित नहीं हुआ था, क्योंकि उसने सचमुच अपने स्वामी को नहीं खाया था। लू चेंगयुन गुरु तो थे, लेकिन वे कभी भी सच्चे गुरु नहीं थे। इसका असली स्वामी यह कनिष्ठ किसान था। गुरु का गुरु सच्चा गुरु नहीं होता। राजा का राजा सच्चा राजा नहीं होता। इस कनिष्ठ साधक को निगलकर ये वास्तव में अपने स्वामी को निगल जाएगा, उसकी जंजीरों से मुक्त हो जाएगा, स्वर्गीय ताओ के बंधनों से मुक्त हो जाएगा और अद्वितीय लाश राजा बन जाएगा, ताओवादी दानव जो स्वर्ग और पृथ्वी को निगल जाएगा। यह इस क्षेत्र को रक्त मांस शोधन स्थल में बदल देगा। लाश राजा की आंखों में अचानक खून का उछाल लाल रंग की किरण में बदल गया, जो सीधे मुहुआ पर जा गिरा। हर कोई हैरान था और यांग जिशान की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। अच्छा नहीं। हालांकि मुहुआ शांत रही, उसकी निगाहें तलवार की तरह तेज थीं और वह अपने छोटे से हाथ से आगे की ओर इशारा कर रही थी। लाश राजा का झपट्टा मारता हुआ रूप अचानक रुक गया। उसकी छाती से अचानक असंख्य आध्यात्मिक धागे फूट पड़े, जो रेशम की तरह महीन थे, बाहर की ओर बुने हुए थे, शव क्यूई को दबा रहे थे और शव राजा के शरीर को खींच रहे थे। लाश राजा की नजर में अब कोई गरिमा नहीं थी, केवल क्रूरता और अनिच्छा थी। इसने बहुत संघर्ष किया, इसकी रक्त क्यूई और भी अधिक मजबूत हो गई। लाश क्यूई और अधिक जंगली हो गई, धूसर सफेद रक्त की धारियों से भर गई, परतों में लहरा रही थी। इसी समय एक विकृत ताओवादी अर्थ फैल गया। इस आभा को महसूस करते हुए सभी साधकों के हृदय कांपने लगे, मानो कोई शीतल दिव्य चेतना उन्हें देख रही हो, उनके इरादे मिटा रही हो, उन्हें समर्पण करने पर मजबूर कर रही हो। इस विकृत ताओवादी अर्थ ने मुहुआ को भी घेर लिया। मुहुआ का दिल थोड़ा सा हिल गया। यह आभा बहुत परिचित थी। तोंगशियान शहर के बड़े दानव की भी ऐसी ही आभा थी। केवल उस समय उसे ताओवादी अर्थ की कोई समझ नहीं थी और वह इस आभा के विवरण को नहीं समझ सकी। लेकिन अब वह समझ गई थी।
यह एक ताओवादी दानव की आभा थी, विकृत पथभ्रष्ट ताओवादी अर्थ। क्योंकि इसमें विकृत ताओवादी अर्थ निहित था, इसीलिए इन आपदाओं को ताओवादी राक्षस कहा गया। मो हुआ ने अपने दिल में समझ लिया और फिर पृथ्वी दाओ अर्थ के साथ जुड़ते हुए मोटी पृथ्वी संरचना का उपयोग करना शुरू कर दिया। जो लोग मिट्टी में विश्राम नहीं करते वे मरे हुए हैं। मरे हुए लोगों की आभा पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, फिर भी वह रक्तपात, घृणा और आक्रोश से भरी हुई थी। मो हुआ का इरादा पृथ्वी दाओ अर्थ का उपयोग करके लाश राजा की आभा को दबाने का था। पृथ्वी का पात्र कौन है, जो अपने महान गुणों और सभी चीजों को ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। शायद पृथ्वी का अर्थ भी ताओवादी दानव का जन्म देखना नहीं चाहता था। इस बार मो हुआ ने जिस पृथ्वी दाओ अर्थ से संवाद किया वह अत्यंत प्रबल था। हालांकि इसकी तुलना अभी भी उस समय से नहीं की जा सकती थी जब उसने ताओवादी स्तंभ पर ध्यान किया था, फिर भी यह अधचरणीय ताओवादी दानव शव राजा को दबाने के लिए पर्याप्त था। ताओवादी दानव की आभा निष्प्रभावी हो गई। मो हुआ ने अपना पूरा ध्यान एकाग्र किया। 13 पट्टियों के शिखर पर उसकी दिव्य भावना अपनी सीमा तक संचालित हुई। आध्यात्मिक धुरी संरचना के ऊपर असंख्य आध्यात्मिक धागे खिले, रात में खिलने वाले सीरियस की तरह, पूरे वैभव में, घने और जटिल, पूरी तरह से शव क्यूई का गला घोंट रहे थे और दबा रहे थे, व्याप्त हो रहे थे, परिष्कृत कर रहे थे, सिल रहे थे और धीरे धीरे नियंत्रण कर रहे थे। शव राजा ने भयंकर प्रतिरोध किया, उसकी निगाहें क्रूर थीं, उसका मांस आध्यात्मिक धागों द्वारा अलग किया गया था और फिर भी पुनर्जीवित हो रहा था। गतिरोध कब तक जारी रहा, कोई नहीं जानता। मो हुआ की आंखें अचानक बदल गईं, उसकी पुतलियां तेज रोशनी से जलने लगीं और उसकी आवाज, जो तीखी किंतु अधिकार से भरी थी, आदेश दे रही थी। शैतानी जानवर, घुटने टेको। लाश राजा अनिच्छा से भरकर अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा, लेकिन फिर भी उसका शरीर असंख्य आध्यात्मिक धागों द्वारा खींचा जा रहा था और वह कांपते हुए घुटनों के बल बैठा था। जैसे जैसे वह घुटने टेकता गया, जमीन और अधिक फटती गई। पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। हजारों लाशें लाल आंखों से अपनी अनिच्छा को दर्शाते हुए एक साथ दहाड़ने लगी। पूरा दक्षिण यू शहर हर पहाड़ी और पर्वत पर मरे हुए लोगों की दहाड़ से भरा हुआ था, मानो नरक में डूबा हुआ हो, जहां सैकड़ों भूत दुख में विलाप कर रहे हों। मरे हुए लोगों का समूह उमड़ पड़ा, लाश क्यूई अशांत हो गई। मो हुआ की निगाहें स्थिर रहीं, उसका छोटा सा शरीर अविचल रहा। उसने दिव्य इंद्रिय की शक्ति से धीरे धीरे शव राजा को नियंत्रित करना जारी रखा, जिससे आध्यात्मिक धुरी संरचना सक्रिय हो गई। लाश राजा अनगिनत आध्यात्मिक धागों से उलझा हुआ था, जिसे शक्तिशाली पृथ्वी दाओ अर्थ द्वारा दबा दिया गया था। संघर्ष और अवज्ञा के बीच लाश राजा का घुटना अंततः जमीन पर आ गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भयंकर और भयानक कोलाहल अचानक बंद हो गया। लाशों का समूह शांत हो गया। कांपती भीड़ ने ऊपर देखा। उन्होंने देखा कब्रगाह के ऊपर आकाश को ढकती रक्त रंग की लाश क्यूई के नीचे भव्य शव राजा छोटे मो हुआ के सामने आधा घुटने टेके हुए, और लाश राजा के घुटने टेकने के साथ लाशों के ढेर की हिंसक आभा भी कम होने लगी। दर्जनों लौह शव, उनकी रक्तरंजित निगाहें धुंधली पड़ गईं और उनके चेहरे पर विस्मय का भाव प्रकट हुआ। वे धीरे धीरे मो हुआ के सामने घुटने टेक रहे थे। और उसके बाद दक्षिण यू शहर में पहाड़ियों और घाटियों के पार हवा से बहकर आए सभी चलते हुए शव भी एक के बाद एक मो हुआ के सामने घुटने टेक दिए। लाश राजा के घुटने टेकने के साथ लौह लाशें आत्मसमर्पण कर गईं और असंख्य लाशें पूजा में झुक गईं। सभी किसान भय से अवाक रह गए। वह दुबला पतला बूढ़ा आदमी जो स्वर्गीय गुप्त गणना में पारंगत था और भी अधिक हिल गया। उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी उन्होंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी और न ही कल्पना करने की हिम्मत की थी। एक ताओवादी दानव आपदा एक बच्चे के सामने घुटने टेक रहा था। दक्षिण यू शहर में श्री जुआंग ने असहायता के भाव से अपना सिर हिलाया और कहा, हर बार जब वह ऐसा हंगामा खड़ा करता है तो ये बच्चा वास्तव में लोगों को मानसिक शांति नहीं देता है। बूढ़ी कुई ने उसकी ओर देखा, तुम बहुत प्रसन्न लग रहे हो। श्री जुआंग मुस्कुराए बिना न रह सके, बिल्कुल ठीक है, आखिर वह मेरा शिष्य है। बूढ़ा कुई अवाक रह गया, फिर भौं चढ़ाकर बोला, एक ताओवादी दानव के रूप में घुटने टेकना, कर्म में ये संलिप्तता बहुत बड़ी होने वाली है। श्री जुआंग ने अपना सिर हिलाया और उससे सही किया, सबसे पहले यह अभी तक एक ताओवादी दानव नहीं है। मेरे भाई ने 2 शर्तों के तहत लाश राजा को ताओवादी दानव में बदलने की योजना बनाई। एक ये है कि दक्षिण यू शहर अगले 100 वर्षों तक लाशों को परिष्कृत करना जारी रखता है,
धीरे धीरे हत्या कर्म जमा करता है और लाश क्यूई, गंदी क्यूई और मृत्यु क्यूई के आक्रोश के मिश्रण में लाश राजा को धीरे धीरे जागृत होने देता है। दूसरा यह है कि एक बार मामला उजागर हो जाने पर लाश राजा को अपने स्वामी को खाने के लिए मजबूर कर देने पर वह तुरंत एक ताओवादी दानव में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन बुराई अच्छाई पर हावी नहीं हो सकती, आत्माधुरी बुराई संरचना आत्माधुरी परम संरचना पर हावी नहीं हो सकती। इसलिए लू चेंगयुन शुरू से अंत तक कभी भी पूरी तरह से लाश राजा का स्वामी नहीं रहा। लाश राजा का असली स्वामी हमेशा मोहुआ, ये बच्चा रहा है। यदि वह मोहुआ को नहीं खा सकता तो वह अपने स्वामी को भी नहीं खा सकता। तो इस शव राजा को केवल एक आधा चरण ताओवादी दानव या बल्कि एक ताओवादी दानव का परेशान भ्रूण माना जा सकता है, जो ताओवादी दानव के शरीर में परिवर्तित नहीं हुआ है। श्री जुआंग ने फिर से बूढ़ी कुई की ओर देखा और कहा, दूसरी बात, भले ही वह एक ताओवादी दानव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोहुआ, इस बच्चे ने अपनी क्षमता से इसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चूंकि यह घुटने टेक चुका है, इसका अर्थ है समर्पण। ये चिन्ह कर्म और ताओवादी अर्थ में अंकित रहेगा, अपरिवर्तनीय। मोहुआ के लिए ये वास्तव में एक अवसर है। जहां तक स्वर्ग को चुनौती देने वाले ऐसे कर्म का उपयोग करने का प्रश्न है, तो उसे बाद में ये सीखना होगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद श्री जुआंग भी कुछ भावुक हो गए। हालांकि यह थोड़ा सा सौभाग्य और संयोग है, एक ताओवादी दानव को घुटने टेकने की क्षमता अभी भी थोड़ी बहुत बेतुकी है। बूढ़ी कुई ने धीरे से कहा, तुम्हें समझ नहीं आया। श्री जुआंग ने अप्रसन्नता से कहा, मैं उन धार्मिक ठगों में से नहीं हूं जो कुछ भी और सब कुछ पता लगा सकते हैं। बूढ़ी कुई चुपचाप उसकी ओर देखती रही, कुछ सोचती रही। एक क्षण बाद बूढ़े कुई की निगाहें तेज हो गईं और उन्होंने गंभीरता से कहा, इस बच्चे की दिव्य भावना पहले ही 13 पट्टियों के साथ चरम पर पहुंच चुकी है। श्री जुआंग ने सहमति में सिर हिलाया, वे संतुष्ट भी थे और कुछ हद तक आश्चर्यचकित भी। हाँ, यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज है। आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? श्री जुआंग आश्चर्यचकित हो गए, फिर उन्होंने अपना सिर उठाया, उनकी निगाहें पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए दूर तक गईं, और उन्होंने शांति से कहा, उस जगह जाओ जहां मुझे जाना चाहिए। बूढ़े कुई की भौहें गहरी सिकुड़ गईं, सचमुच जा रहे हो? श्री जुआंग ने सिर हिलाया, अतीत की शिकायतों और दयालुता को सुलझाया जाना चाहिए। बाद में उसने फिर से आंगन की ओर देखा। आंगन में घास और पेड़ हरे भरे थे, तालाब का पानी साफ था। हवा और बारिश को रोकने वाला विशाल पेड़ हवा के साथ हिल रहा था और उसके पत्ते नीचे की ओर लहरा रहे थे। बड़े पेड़ के नीचे मोहुआ और उसके छोटे भाई बहन अक्सर साधना, ध्यान, सूत्र सीखने या यूं ही बातें करने और खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। ये दृश्य एक एक करके सामने आते थे। श्री जुआंग के चेहरे पर थोड़ी अनिच्छा और उदासी झलक रही थी। ये यात्रा भी समाप्त हो गई है। ... कब्र के टीले के ऊपर मोहुआ अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और लाशों को अस्थायी रूप से खदानों में वापस लौटने और उनके भीतर गहरी नींद में सोने का निर्देश देने लगा। लाश राजा ने अपना सिर झुकाया और मोहुआ के पीछे चला गया। लौह शव एक रक्षक की तरह मोहुआ के सामने सुरक्षा कर रहा था, और हजारों की संख्या में चलती लाशें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ीं और खदान के अंदर तक पहुंच गईं। मानो दिन भर व्यस्त रहने वाले खनिक सूर्यास्त के समय घर लौट रहे हों। रक्तपात और क्रूरता के बीच शांति और सुकून का माहौल था। ज़ॉम्बी अपने पहाड़ पर लौट आए और पूरी रात व्यवस्था बनी रही। जब तक भोर नहीं हुई और सुबह का सूरज नहीं उगाया, गुलाबी बादल आसमान में छा गए, जिससे दक्षिण यू शहर के आसपास की चोटियों पर एक चमकदार चमक फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे सभी किसान अचानक से समाधि से बाहर आ गए हों। ऐसा लग रहा था मानो उन सभी ने कोई बुरा सपना देखा हो। सपने में एक भयानक शव राजा, एक क्रूर शवज्वार तथा जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष और कड़वी लड़ाई थी। अब जब वे सपने से जाग चुके थे तो हमेशा की तरह सूरज उगाया था और सब कुछ गायब हो गया था। लेकिन वे जानते थे कि यह कोई सपना नहीं था। उन्हें अभी भी रक्त से सनी रात, शव क्यूई से ढका आकाश, शव राजा की भयावह दहाड़ और ताओवादी दानव की विकृत डरावनी उपस्थिति स्पष्ट रूप से याद है। उन्होंने ये भी याद किया, इस तरह के एक भयानक शव राजा को अंततः वश में कर लिया गया, उसे आधे रास्ते में घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया, एक कनिष्ठ साधक के सामने समर्पण करने के लिए। मोहुआ लाश राजा का स्वामी है, साथ ही वह एक रहस्यमय और अथाह छोटे दानव सिर की तरह है। लाश राजा घुटनों के बल बैठा है, लाशों का समूह उसे श्रद्धांजलि दे रहा है।
यह अविश्वसनीय दृश्य अत्यंत सजीव था, उनकी चेतना के सागर में अंकित था, जिसे वे भूलना भी चाहे तो अविस्मरणीय था। उन्होंने मोहुआ की ओर देखा, अभी भी घबराए हुए। मोहुआ की जीवन रक्षक कृपा के लिए आभारी हूँ, लेकिन मोहुआ द्वारा लाशों के एक समूह को नियंत्रित करने की भयावहता से भी सावधान हूँ। अब दक्षिण यू शहर में सभी लाशों का भाग्य उसके दिव्य विचार पर निर्भर करता है। जीवन, मृत्यु, सौभाग्य और विपत्ति सभी उसकी इच्छा पर निर्भर हैं। सभी लोग चिंतित हो गए, लेकिन मोहुआ के लिए तो ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी सारी आभा लुप्त हो गई, जिससे वह एक साधारण, मनमोहक कनिष्ठ साधक जैसा प्रतीत होने लगा। मानो जो कुछ भी हुआ था उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि उसने फिर भी यांग जिशान से पूछा, अंकल यांग, क्या आपके पास कुछ खाना है? मुझे भूख लगी है। अपने घोंसलों में लौट रहे लाशों पर नियंत्रण ने उसके दिव्य विचार को बहुत थका दिया था, और अब जब वह शांत हो गया था तो उसे एहसास हुआ कि वह भूखा था। उसके स्टोरेज बैग में कुछ झटकेदार चीजें थीं, लेकिन वह उसकी माँ द्वारा बनाया गया था और वह आमतौर पर उसे खाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हमेशा उसे बचाकर रखता था। यांग जिशान ये सुनकर अचंभित रह गया। आपकी अगली यात्रा एम्पायर में आपका इंतजार कर रही है। उस समय भीड़ को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह का भाव प्रकट करे। ... इसमें पूरी रात लग गई। मोहुआ के नियंत्रण में लाश राजा और लौह लाश सहित सभी लाशें अस्थायी रूप से खदानों में वापस आ गईं और शाफ्ट के भीतर गहराई में बस गईं। हुआ ने जल्दी से एक संरचना स्थापित की। यांग जिशान ने ये सख्त आदेश भी जारी किया कि बिना अनुमति के किसी भी किसान को खदान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये खदान सचमुच लाशों का पहाड़ थी। इसके अलावा पहाड़ में लाश राजा अभी भी निष्क्रिय पड़ा हुआ था। लाशों की भीड़ को रखने के बाद कुछ ताओवादी सैनिकों को पहरा देने के लिए छोड़ दिया गया और अन्य साधक कुछ समय के लिए आराम करने के लिए शहर में लौट आए। मोहुआ अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों के साथ गुफा में लौट आया। पूरी शाम मरे हुए लोगों को नियंत्रित करने के बाद उसके दिव्य विचारों पर काफी दबाव था और वह काफी थक गया था। अब जब समस्या सुलझ गई थी तो वह गहरी नींद सो गया। जागने पर ही मोहुआ को एहसास हुआ कि अंकल यांग काफी देर से बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। मोहुआ के विपरीत अंकल यांग ने सोने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की थी। हर बार जब वह लेटता तो उसे भयानक ताओवादी राक्षस, शक्तिशाली शव राजा, लाशों की क्रूर भीड़, टूटा हुआ सूर्यास्त भाला और ताओवादी सैनिक और साधक याद आते जो लाशों के जबड़ों में मारे गए थे। उन्होंने ताओवादी दानव को पोषित करने वाले काले हाथ के बारे में सोचा। वह मासूम दिखने वाले लेकिन पूरी तरह रहस्यमय मोहुआ के बारे में सोचने लगा। उसे कब्र के टीले पर वह चौंकाने वाला क्षण याद आ गया जब लाश राजा घुटनों के बल बैठा था। उसने फिर से उन हजारों लाशों के बारे में सोचा जो अब मोहुआ द्वारा नियंत्रित हैं। उसका सिर जोर से धड़कने लगा। उसका मन पूरी तरह अस्तव्यस्त था। यांग जिशान का रंग पीला था, उसकी सांसें कमजोर थीं और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। इसके विपरीत मोहुआ का रूप बिल्कुल विपरीत था। सोने के बाद वह ऊर्जावान दिखता था, उसकी आंखें चमकती थीं और यहाँ तक कि उसके गाल भी भरे हुए और गोल थे। अंकल यांग, क्या कुछ गड़बड़ है? मोहुआ ने यांग जिशान को देखकर उत्सुकता से पूछा। भला कुछ गलत क्यों न हो? यांग जिशान को अंदर से कड़वाहट महसूस हुई, लेकिन एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि कैसे शुरुआत करे। क्या यह उन ज़ॉम्बी के बारे में है? मोहुआ ने फिर पूछा। यांग जिशान ने सिर हिलाया और अंततः थोड़ी घबराहट के साथ उसने पूछा, आप इनके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? मोहुआ ने एक पल सोचा लेकिन कुछ नहीं कहा। यांग जिशान ने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल गले में आ गया था। एक शव राजा, दर्जनों लौह शव, हजारों चलती लाशें। लाश सैनिकों का गठन करना कितनी बड़ी ताकत होगी। उसे डर था कि मोहुआ कुछ अत्यधिक मांगे करेगा, या शायद वह अपनी लाशों के साथ स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा, गलत रास्ता अपना लेगा और एक छोटा सा दानव प्रमुख बन जाएगा। यांग जिशान बेचैनी भरे विचारों से भरा हुआ था। इस समय मोहुआ ने पूछा, अंकल यांग, ताओवादी न्यायालय आमतौर पर इस तरह के शवज्वार को कैसे संभालता है? यांग जिशान चौंक गया, एक पल के लिए सोचने के बाद धीरे से जवाब दिया। जब लाशों की बाढ़ से निपटने की बात आती है तो ताओवादी न्यायालय आमतौर पर मुख्य दोषियों को पकड़ता है। लाशों को परिष्कृत करने और ज़ॉम्बी बनाने वाले लाश साधकों को सबसे पहले पकड़ा जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। अगर वे विरोध करते हैं तो बिना किसी बातचीत के उन्हें मार दिया जाता है। अगर उन्हें जिंदा पकड़ लिया जाता है तो उन्हें ताओवादी जेल में डाल दिया जाता है
और उनकी सजा उनके अपराधों की गंभीरता के आधार पर तय की जाती है। सबसे हल्की सजा दक्षिणी जंगल में निर्वासन की होती है, जहां उन्हें युद्ध में तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ज्यादातर को मौत की सजा सुनाई जाती है। फर्क सिर्फ उनकी फांसी की सजा के तरीके का है। अपराध जितना गंभीर होगा, मौत उतनी ही धीमी और दर्दनाक होगी। लाशों के कृषकों के अलावा सभी लाशें जलकर राख हो जाएंगी, क्योंकि ज़ॉम्बी मरते नहीं हैं और लाश का जहर अपने साथ रखते हैं। एक बार जब वे रक्त के संपर्क में आते हैं तो लाश की क्यूई बदल जाती है और वे मनुष्यों को मारने और खाने के लिए फिर से उठ खड़े होते हैं, और लाश के जहर का फैलना भी बहुत नुकसानदायक होता है। इसके अलावा शव शोधन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी बुरी कलाकृतियों और बुरी संरचनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। जो लोग शव साधकों को आश्रय देते हैं, शव शोधन की अनुमति देते हैं या इस अभ्यास में सहायता करते हैं, उन्हें भी सहयोगी माना जाता है और वे भी उसी अपराध में भागीदार होते हैं। यांग जिशान ने मोहुआ को ये सब विस्तार से बताया। सुनने के बाद मोहुआ ने सोचा और कहा, तो इन लाशों को जला दिया जाना चाहिए, है ना? यांग जिशान ने कुछ चिंतित होकर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं समझ गया, मोहुआ ने सिर हिलाया। तो चलो इसे इसी तरह करते हैं। यांग जिशान आश्चर्यचकित हो गया। उन्हें जला दो? हाँ। यांग जिशान को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। लोहे की लाशें और लाशों का राजा भी। मोहुआ कुछ उलझन में था, वरना अपने दिल में सदमे के साथ यांग जिशान अभी भी मदद नहीं कर सका, लेकिन धीमी आवाज में पूछा, क्या आप उन्हें रखना नहीं चाहते? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। ये हानिकारक चीजें हैं, मुझे इनसे क्या फायदा? इसके अलावा इन्हें रखना बहुत खतरनाक है। लाशों का राजा खास तौर पर नियंत्रण खोने की जल्दी में रहता है। स्वाभाविक रूप से इन्हें जला देना ही बेहतर है। बुराई को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए और इस सब का अंत करना चाहिए। यांग जिशान का मुंह थोड़ा सा खुल गया। उसका दिल इतना द्रवित हो गया कि वह लगभग रो पड़ा। कितना गहरा सिद्धांतवादी बच्चा है। उसने पहले सोचा था कि मोहुआ के कुछ छिपे हुए इरादे होंगे, इसलिए वह बेचैन था, लेकिन बाद में पता चला कि उसने बहुत छोटी सोच रखी थी। हालांकि मोहुआ ने फिर कहा। यांग जिशान का दिल धड़क उठा। आमतौर पर हालांकि के बाद शायद ही कभी अच्छी खबर आती है। उसकी चिंता फिर लौट आए। मोहुआ ने कहा, मेरे पास इन ज़ॉम्बीज के लिए कुछ काम है। यांग जिशान का दिल थोड़ा डूब गया, लेकिन फिर भी उसने गंभीरता से पूछा, कौन से कार्य? मोहुआ ने उत्तर दिया, मैं इन लाशों को एक खदान बनाने का आदेश देना चाहता हूं। एक खदान? यांग जिशान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया, एक खदान बनाने के लिए। इस शव ज्वार से सबसे अधिक पीड़ित लोग वास्तव में दक्षिण यू शहर के खनन कृषक हैं। उनका जीवन पहले से ही कठिन है, उनके पास स्पिरिट स्टोन्स कम है और रोजमर्रा की जिंदगी जीना मुश्किल है। मरने के बाद उन्हें ज़ॉम्बी बना दिया जाता है और उन्हें बुरे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और वे अपनी आंखें खुली रखकर मरते हैं। जीवन में वे दूसरों द्वारा शोषित होते हैं, मृत्यु में भी वे गुलाम ही रहते हैं। इस शव ज्वार के बाद खदानें काफी हद तक ध्वस्त हो चुकी हैं, अंदर की खदानें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, संरचना टूट चुकी है, शव की घनी हो चुकी है और बुराई और गंदगी बहुत अधिक है। अब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। खनन की क्षमता के बिना दक्षिण यू शहर के मुक्त कृषक अपनी आजीविका खो देंगे। अगर हम चीजों को वैसे ही छोड़ देंगे जैसे वे हैं, तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। तो मैंने सोचा, क्या होगा यदि हम एक बड़ी खदान का निर्माण करें, कई पहाड़ों को जोड़ें, एक अधिक व्यापक संरचना स्थापित करें, पर्वतीय संरचना को सुदृढ़ करें, शव क्यूई को साफ करें, बुराई को शुद्ध करें और खदान के उत्पादन को बढ़ाने के तरीके खोजें। दक्षिण यू शहर के मुक्त काश्तकारों को जीविका चलाने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना, ताकि उन्हें अपने जीवन को जोखिम में न डालना पड़े और निरंतर भय में न रहना पड़े, और वे दुर्घटनावश खदान में दफन न हो जाएं, जिससे अनाथ और विधवाएं अकेले और असहाय न रह जाएं। हालांकि इसके लिए बहुत अधिक सामग्री और जनशक्ति की आवश्यकता होगी। मेरे पास सामग्री का प्रबंध तो है, लेकिन जनशक्ति कुछ सीमित है। नई खदानों का निर्माण और पहाड़ों को जोड़ने से अनिवार्य रूप से गहरे पहाड़ों के राक्षस जानवरों के साथ मुठभेड़ होती है, या खदानों की गहराई से प्रदूषण और गंदी क्यूई को सांस के माध्यम से अंदर लेना पड़ता है, जो बहुत खतरनाक है। क्यूई शोधन क्षेत्र में साधकों के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाले बिना इन कार्यों को पूरा करना असंभव है, लेकिन ज़ॉम्बी ऐसा कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश लाशें जीवन में दक्षिण यू शहर के खनन किसान थे।
शहर में उनके माता पिता, रिश्तेदार या मित्र अभी भी हो सकते हैं जिन्हें वे अच्छी तरह जानते हों। मैं चाहता हूं कि वे अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले अपने जीवित रिश्तेदारों और मित्रों, अपने वंशजों के लिए एक आखिरी अच्छा काम करें। यांग जिशान बहुत सदमे में था। वह मुंह हुआ को देखे बिना नहीं रह सका, उसकी निगाहें पानी की तरह साफ और चमकदार थीं। पेड़ों के बीच से छनकर आती सुनहरी धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। यांग जिशान ने गहरी सांस ली, धीरे से खड़ा हुआ और मुंह हुआ को गंभीरता से प्रणाम किया। आगे की घटनाक्रम मुंह हुआ की योजना के अनुसार आगे बढ़ी। लाश को नष्ट किया जाना था। कोपस किंग एक ताओवादी दानव की विनाशकारी संतान है, जिसके 3 स्वामी हैं और उनके विरुद्ध जाने का इतिहास है। मूर, इस तथ्य के बावजूद कि वह अंततः अंतिम स्वामी था, उसे रखने की योजना नहीं बना रहा था। अन्यथा देर सवेर यह एक आपदा बन जाती। स्वाभाविक रूप से अन्य लौह शवों और चलती लाशों को भी नष्ट करना पड़ा। लाशों को नष्ट करने के लिए एक लाश जलाने वाली संरचना की आवश्यकता थी। ऐसा कहा जाता है कि इस संरचना को ताओवादी दरबार के एक महान संरचना गुरु द्वारा तैयार किया गया था, जिसे विशेष रूप से ज़ॉम्बी द्वारा उत्पन्न खतरे को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये शव और शव के जहर दोनों को जला सकता है और कोई निशान नहीं छोड़ सकता। मुंह हुआ ने इस संरचना का अध्ययन किया, जो वास्तव में बहुत ही चतुराई से निर्मित की गई थी, जिसमें 5 तत्वों की संरचना के अग्नि और पृथ्वी पैटर्न तत्वों का उपयोग किया गया था, ताकि पृथ्वी से छिपाया जा सके और अग्नि से शुद्ध किया जा सके, और यह वास्तव में बहुत ही व्यावहारिक था। मुंह हुआ ने दूसरी बार देखा और चुपके से जान लिया। हालांकि साउथ यू सिटी में ज़ॉम्बी की संख्या बहुत अधिक थी। यह एक बड़े पैमाने पर ज़ॉम्बी आपदा थी और तदनुसार लाश जलाने वाली संरचनाओं के पैमाने और संख्या की आवश्यकता काफी थी। लेकिन ये सब ताओवादी न्यायालय की जिम्मेदारी थी। मुंह हुआ को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उनका एकमात्र काम ये पता लगाना था कि बड़ी खदानें कैसे बनाई जाएं। इस उपाय पर यांग जिशान ने भी सहमति व्यक्त की थी और ताओवादी दरबार के अनेक साधकों की उपस्थिति ने इसका समर्थन किया था। उनमें से कुछ लोग वास्तव में दक्षिण यू शहर के मुक्त कृषकों की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखते थे और कुछ अच्छा करने की इच्छा रखते थे। अन्य लोग तो बस महुआ का पक्ष लेने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोग भी थे जो अपने दिलों में अनिच्छुक थे, लेकिन उस दृश्य को नहीं भूल सकते थे जहां महुआ ने लाश राजा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और उससे डरते हुए उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अंतिम समूह ने ये देखकर कि बाकी सभी लोग सहमत हो गए हैं, अलग नहीं दिखना चाहा और इस प्रकार समझौते के साथ आगे बढ़ गया। विभिन्न उद्देश्यों और जटिल परिस्थिति के बावजूद वे अंततः एक आम सहमति पर पहुंचे। यांग जिशान का ताओवादी सैनिक न्यायालय से संबंध था और अन्य साधक ताओवादी, कियान और कुन राज्यों के संप्रदायों और कुलीन कुलों के साधकों के वंशज थे। उनके समर्थन से इस कार्य का कार्यान्वयन बहुत आसान हो गया। बड़ी खदानों के निर्माण के लिए जनशक्ति और सामग्री की आवश्यकता होती है। जनशक्ति का समाधान हो चुका था। ज़ॉम्बी उनकी मानव शक्ति थे। ये संभवतः सबसे सार्थक काम है जो उन्होंने ज़ॉम्बी बनने के बाद किया है। इसके अलावा सामग्री का मुद्दा भी था। खदानों के निर्माण के लिए संसाधन आंशिक रूप से दक्षिण यू शहर के ताओवादी न्यायालय से आए थे। दक्षिण यू शहर का ताओवादी न्यायालय ऊपर से नीचे तक अत्यंत भ्रष्ट था। विशेष रूप से दक्षिण यू शहर के दरबारी नेता ने लू परिवार से न जाने कितनी रिश्वतें ली थीं। जब सब कुछ जब्त कर लिया गया तो अनुमान लगाया गया कि यह बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स थे। बेशक दक्षिण यू शहर के न्यायालय के नेता को पहले ही उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। उसके अपराधों के बाद यह निश्चित था कि वह बच नहीं पाएगा। सवाल सिर्फ ये था कि वह कैसे मरेगा। इसके अलावा लू परिवार भी था। लू परिवार पर छापा मारा गया था। जब्त की गई सारी संपत्ति का उपयोग खदानों के निर्माण में किया गया। ये स्पिरिट स्टोन और परिसंपत्तियां मूल रूप से खनन करने वाले किसानों से परत दर परत निकाली गई थीं और अब वे अपने असली मालिकों के पास वापस लौट रही थीं ताकि उन्हें खनिकों में पुनः निवेश किया जा सके। लोगों से लो, लोगों के लिए उपयोग करो। मुंह हुआ ने पहले भी इन सभी मामलों पर विचार किया था, लेकिन वास्तविक छापेमारी और जब्ती अभी भी यांग जिशान और उसके अधीन सैनिकों पर निर्भर थी। यांग जिशान विनम्र नहीं था। ताओवादी सैनिक छापा मारने में निपुण थे। एकत्रित आत्मा पत्थर अविश्वसनीय रूप से असंख्य थे, जिनकी संख्या कई मिलियन थी, जिसने महान कबीले पृष्ठभूमि के यांग जिशान को भी आश्चर्यचकित कर दिया, जो मदद नहीं कर सके लेकिन कह सके, ये लू चेंगायुन नहीं, ये लू परिवार वास्तव में इतना अमीर है। और इस कोर्ट लीडर ने वास्तव में लगभग 10 लाख का गबन किया।
हालांकि यांग जिशान का मन भी स्पष्ट था। इस दुनिया में धन बिना किसी कारण के नहीं आता। ऊन निश्चित रूप से भेड़ की पीठ से उतरती है। दक्षिण यू शहर के मुक्त कृषक जितने गरीब होते गए वे उतने ही अमीर होते गए। वे जितने अमीर होते गए उतने ही गरीब होते गए। उनकी अपार संपत्ति ये दर्शाती है कि दक्षिण यू शहर के ढीले कृषक वर्षों से कितने दरिद्र थे। आत्मा पत्थरों की यह मात्रा इतनी अधिक थी कि उसे रखा नहीं जा सका। ताओवादी न्यायालय इसे जब्त करने का कोई रास्ता खोज लेगा, फिर अधिकारियों की परतें ऊपर से इसे हटा देंगी, जिससे प्रत्येक संचालक को धन मिलेगा। लेकिन यह मामला बहुत बड़ा था। इसमें ताओवादी राक्षस शामिल थे और कई शक्तिशाली परिवार इसमें सम्मिलित थे। इतनी गहन जांच के तहत किसी ने भी धन हड़पने का साहस नहीं किया। इसलिए आपदा को शांत करने के लिए और यांग जिशान की स्वीकृति के साथ आत्मा पत्थरों का ये समूह अंततः दक्षिण यू शहर में ही रह गया। अब जनशक्ति और सामग्री दोनों तैयार होने के साथ मुहुआ ने कई पहाड़ों को जोड़ने वाली नई बड़ी खदानों का औपचारिक निर्माण शुरू कर दिया है। बैकवोट 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 बैकवोट